जल्दी में था इसलिए टकरा गया। मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। मेरे होते हुए तू फ्लाइट में तो क्या 2 मिनट इस एयरपोर्ट पे भी नहीं टिक सकता। और उसका टिकट तू होता कौन है मेरी टिकट फाड़ने वाला? एक एयरलाइन का मालिक बनके खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा ना, अगले 10 मिनट में तुझे बर्बाद कर दूंगा, समझा? हेलो, मेरी बात सुनो। प्रिय यात्रियों, यह सूचित किया जाता है कि प्राइम एयरलाइन की सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। इसके कारण होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। मतलब ये कोई मामूली आदमी नहीं है, अरे ये बहुत रईस और पावरफुल आदमी है। सुनो, सॉरी, माफ कर दीजिए सर। सॉरी सर, ऑनेस्टली अगर मुझे पहले पता होता ना सर, तो मैं खुद आपके लिए एक जेट अरेंज करता। प्लीज फॉरगिव मी सर। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी सर। अब एयरलाइन ही नहीं है तो गलती कैसे हो सर? सर मेरी फ्लाइट है यूएस के लिए अगले 30 मिनट में, प्लीज सर। लाओ टिकट दिखाओ सर टिकट अंदर है मेरे मैनेजर के पास, प्लीज सर। चल, ऐसा नहीं होता टीचर, ये एयरपोर्ट है, कोई बस स्टैंड नहीं कि मुंह उठा के चल दोगे। चलो भाई, हाथ जोड़ो, मेरी फ्लाइट है सर यूएस के लिए 30 मिनट में सर, प्लीज सर। टिकट अंदर है। भिखारी, कपड़े तेरे गंदे हो रहे हैं, चप्पल में तेरे छेद हो रहा है, तो क्या कह रहे थे? तेरी फ्लाइट है आधे घंटे बाद, और वो भी यूएस के लिए। अबे कभी सपने में भी देखा है तूने हवाई जहाज? चल निकल बाहर, चल। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, मेरी फ्लाइट है सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। वैसा नहीं जाएगा ना? प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। चल, अरे मार के मोर बना दूंगा तेरा, समझा? हेलो। तभी शिवम की पत्नी दृष्टि, जो शहर के सबसे अमीर खानदान से बिलोंग करती थी, अपने पति शिवम को सीआईएसएफ सिक्योरिटी गार्ड के आगे गिड़गिड़ाते हुए देख लिया। शिवम और दृष्टि सिर्फ नाम के पति पत्नी थे, क्योंकि इनकी शादी दृष्टि के दादाजी ने जबरदस्ती करवाई थी, जिसके बाद शिवम इनके घर में एक नौकर और घर जमाई बनकर रहने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर आने वाले हैं मेरे, जिनका वेलकम करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। इससे तुम जिससे भी यहाँ आए हो ना, वो सब छोड़ो और चलो ऐसे निकलो ऐसे। इमरजेंसी है, मुझे अमेरिका जाना है, मेरे पास टिकट भी है, लेकिन ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। तुम तो मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी नहीं। अमेरिका जाना है तुम्हें? मुझे अमेरिका की स्पेलिंग सुनाओ एक बार। स्पेलिंग आती है अमेरिका की? मुझे इस बेवकूफ का नाम बताओ जिससे तुम्हारी अमेरिका की टिकट करवाई। और शिवम जो एक छोले कुलचे बेचने वाला मामूली सा लड़का है, उसका अमेरिका से क्या रिश्ता हो सकता है? चुपचाप ऑफिस जाओ और जिन इन्वेस्टर्स को मैं लेकर आ रही हूँ उनके नाश्ते पानी की तैयारी करो। कोई भी गड़बड़ करने से पहले एक बार सोच लेना, वरना देश छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, ये शहर और अपना घर छोड़ के जाने से पहले 100 बार सोचोगे। ऐसी हालत करूंगी मैं तुम्हारी रोटी पाव पकेगी। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। इमरजेंसी है, प्लीज हेल्प मी। तभी दृष्टि के साथ आया उसका बिजनेस पार्टनर ऋषभ। दृष्टि से कहता है, किस गरीब भिखारी आदमी से मुंह लगा रही है? सिर्फ 50 रुपए तो भगाओ यहाँ से। इससे बात करना, ये मेरी बीवी है, समझा तू? ये क्या कह रहा है दृष्टि, ये तुम्हारा हस्बैंड है? ऋषभ का यह सवाल सुनकर दृष्टि कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, Come on ऋषभ, like seriously, look at him. तुम किसकी बात पर यकीन कर रहे हो? इसकी हालत देखो। जिस इंसान के पास खड़े रहने में मुझे शर्म आए, तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरा पति होगा? चंदा मांगने आया होगा शायद। कुछ पैसे दो और रफा दफा करो इससे, क्योंकि ये इंसान मेरा पति हो ही नहीं सकता। उस समय दृष्टि को शिवम ने पहली बार सिटी हॉस्पिटल में तब देखा था जब वो वहां अपनी मां मृणाल का इलाज कराने आया था। एक रईसजादी लड़की जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो सारे ऐशो आराम छोड़ रोज अपना समय निकालकर उन बीमार कैंसर पेशेंट से मिलने आती थी। दृष्टि उनके गले लग गई
और बाकी सारे पेशेंट्स भी दृष्टि को अपना प्यार भरा आशीर्वाद देने लगे। और ये चीज जब शिवम ने देखी तो दृष्टि की दरियादिली ने उसका दिल छू लिया और वो उसी पल अपना दिल दृष्टि को दे बैठा। लेकिन किसे पता था कि किस्मत उन्हें सच में मिलाने वाली है। सुन लिया, अब इससे पहले कि मैं मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूं तो अपने आप यहां से निकल जा। शिवम अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रो रहा था। वो यहां से निकलने ही वाला था कि तभी अचानक एक काले रंग की कार एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से शहर के बड़े बिजनेसमैन नितिन रायजादा निकलते हैं और उनकी नजर सीधे शिवम पर पड़ती है और वो शिवम को देखते ही उसकी ओर दौड़ते चले जाते हैं। मिस्टर शिवम, हाँ सर, आपने मुझे पहचाना? मिस्टर रायजादा को कौन नहीं जानता था। दृष्टि उन्हें देखते ही पहचान गई थी, पर उन्हें शिवम से बात करता देख दृष्टि और ऋषभ दोनों के होश उड़ गए। मिस्टर रायजादे जैसा बड़ा आदमी उस भिखारी को कैसे जानता है? मैं भी यही सोच रही हूँ। मिस्टर रायजादा ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है, तो फिर ये इस भिखारी से बात क्यों कर रहे हैं? आई एम श्योर उनका ड्राइवर रहा होगा। हेलो, आप जल्दी आइए, इमीडिएटली। मिस्टर रायजादा से भीख मांग के उस गरीब ने एयरपोर्ट में एंट्री ले ली है। पता नहीं वो एयरपोर्ट जाके क्या करेगा। एक्सक्यूज मी, मिस्टर रायजादा, राइट? हाय, मैं दृष्टि, नारंग ग्रुप की सीईओ। प्लीज डोंट माइंड मी आस्किंग, लेकिन अभी अभी आप जिस शख्स से बात कर रहे थे, आप उसे कैसे जानते हैं? मतलब देखने में वो भिखारी लग रहा था, आप उस भिखारी को कैसे जानते हैं? यू मीन मिस्टर शिवम? आर यू किडिंग? आप मिस्टर शिवम को भिखारी कह रही हैं? लगता है आप मार्केट में काफी नई आई है मैडम, वरना ऐसी बकवास नहीं करती। अच्छा, मैं चलता हूं। दृष्टि सोच में पड़ जाती है कि आखिर मिस्टर रायजादा की बातों का क्या मतलब था। और दूसरी ओर शिवम तेजी से एयरपोर्ट के अंदर भाग रहा होता है कि उसे वहां उसका मैनेजर खड़ा दिखता है। ये रही आपकी यूएस की टिकट, ये रहा आपका फोन, जल्दी से गेट नंबर 3 पर जाइए, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, प्लीज गो। थैंक यू। शिवम तेजी से वहां से भागते हुए गेट नंबर 3 की तरफ निकल जाता है। वो गेट नंबर 3 पर पहुंचने वाला ही होता है कि उसके सामने अचानक एक आदमी आ जाता है, जिससे वो टकराकर नीचे गिर पड़ता है। सर आप ठीक है? अबे अंधा है क्या? हाँ, अबे एयरपोर्ट है ये, कॉलोनी का कोई पार्क नहीं है, समझा? और इस बेकारी को यहाँ पे अंदर घुसने किसने दिया? हाँ, जल्दी में था इसलिए टकरा गया। मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मुझे जाने दीजिए प्लीज। सॉरी। अबे मेरे होते हुए तू फ्लाइट में तो क्या 2 मिनट इस एयरपोर्ट पे भी नहीं टिक सकता, समझा? तू जानता नहीं है किससे टकराया है तू, समझा? मेरे सर से टकरा तू जानता नहीं ये कौन है? ये प्राइम एयरलाइंस का मालिक है। सर मेरी फ्लाइट भी प्राइम एयरलाइंस की है, प्लीज मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। आज भी छोड़ दो प्लीज, कुछ इमरजेंसी है, प्लीज। इमरजेंसी है प्लीज। यस सर, मेरी टिकट। मैं भी देखता हूँ तू जैसा भिखारी मेरी एयरलाइंस में कैसा चढ़ता है, समझा ना? टिकट सारे पीछे फाड़े टिकट इसकी। Take him down. लो नीचे उसको। Stay there. समझा ना? Hey, और उसका टिकट। You better watch it, okay?
चलो लेट्स गो। जब वो शिवम की यूएस की टिकट के 4 टुकड़े करके उसके मुंह पर फेंकता है, तब शिवम गुस्से में उठता है और उन बॉडीगार्ड्स को जमीन पर गिरा देता है। तू होता कौन है मेरी टिकट फाड़ने वाला? एक एयरलाइन का मालिक बनके खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा ना? 10 मिनट, अगले 10 मिनट में तुझे बर्बाद कर दूंगा, समझा? 10 मिनट में बर्बाद करेगा मुझे, वो तो करे ना तुझ में। चल मैं यही खड़ा हूं, दिखा क्या कर सकता है तू। रुको, बहुत देखे ऐसे। हेलो, मेरी बात सुनो, मैं यंग मास्टर बोल रही हूँ। प्रिय यात्रियों, यह सूचित किया जाता है कि प्राइम एयरलाइन की सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। इसके कारण होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि Hey, mister. अद्यतन जानकारी के लिए Hello. हमारी आधिकारिक वेबसाइट Authority. या हेल्पलाइन से Authority. संपर्क करें। प्रिय बिना यात्रियों, मेरे परमिशन और नोटिस के कैनवास कैसी हुई? सर, हमें ऊपर से immediately order आया है। अस्थायी रूप से रोक आपका दी लाइसेंस गई। कैंसिल कर दिया गया। इसके कारण होने वाली असुविधा प्राइम एयरलाइंस अब बैन हो चुकी खेद है। है। आपको जो भी बात करनी है सब मिनिस्ट्री में कीजिए। अनुरोध है हेलो, कि अद्यतन हेलो। जानकारी के लिए हमारी आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क करें। कहा था ना, 10 मिनट में तुझे बर्बाद कर दूंगा, मेरी एयरलाइन को बैन कर दूंगा। 10 सड़क पर पहुंचा दे। तू तो एक मामूली आदमी है यार, प्रिय यात्रियों, और तू ये सब कैसे कर सकता है? किया जाता है कि अरे प्राइम मैं एक करोड़पति आदमी हूँ, अस्थायी पावर है मेरे पास। अरे मेरी एयरलाइंस को बैन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के खुद ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। हमें खेद है। सभी इसने बस एक यात्रीगण कॉल करके है कि अद्यतन जानकारी के लिए अभी तो सिर्फ तेरी एयरलाइन बैन। आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन इंडिया में जो तूने फ्रॉड करके एयरलाइन में पैसे जमा किए ना, याद है? उसके लिए तुझे जेल भी भिजवा सकता, लेकिन अभी इमरजेंसी है, इसलिए इतने में ही छोड़ रहा हूं। न तेरे हाथ में कटोरा देखे ना तो भीख मंगवा दे। सर आपका यूएस पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने आपके लिए प्राइवेट जेट अरेंज कर दिया है, हमें अभी निकलना होगा। यस सर। प्राइवेट जेट? मतलब ये कोई मामूली आदमी नहीं है, अरे ये बहुत रईस और पावरफुल आदमी है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी माफ कर दीजिए सर, सॉरी सर। ऑनेस्टली अगर मुझे पहले पता होता ना सर, तो मैं खुद आपके लिए एक जेट अरेंज करता। प्लीज फॉरगिव मी सर। एंड से ऐसी गलती नहीं होगी सर। अब एयरलाइन ही नहीं है तो गलती कैसे हो? सर Good morning, sir. Morning. Sir, bag, please. It's all right. Sir, please give me. I'll keep it. Thank you. पर तभी यूएस से एक कॉल आती है। हेलो शिवम सर, अब आपको यूएस आने की कोई जरूरत नहीं है। हमें डोनर मिल चुका है और बड़े साहब अब खतरे से बाहर है। हम कल ही उन्हें लेके इंडिया आ रहे हैं। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। कीप मी पोस्टेड, ओके?
अब शिवम बिना टेंशन के एयरपोर्ट से निकलकर सीधा अपने ससुराल यानी नारंग मेंशन पहुंच गया। उधर रोज की तरह शिवम दुनिया से बेखबर अपनी ही धुन में हाथों में दृष्टि का लंच बैग और कानों में ईयरफोन्स लगाए ऑफिस आया। गुड मॉर्निंग मिसेस वर्मा, कैसी हैं आप? आज का दिन बहुत खूबसूरत है ना? हेलो, हाउ आर यू? यू तो टेंशन क्यों है? तू सारा टाइम घर में नौकरों की तरह काम करता रहेगा कि कभी न्यूज भी देखेगा? वो इतने बड़े बिजनेसमैन का दामाद है और तुझे बिल्कुल खबर नहीं बिजनेस की। सर क्या हुआ कि मुझे मालूम नहीं है। देखते सरकारी टेंडर्स ना मिलने से नारंग इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका। वेंटिलेटर पे चल रही नारंग इंडस्ट्रीज को इस 200 करोड़ के टेंडर से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये टेंडर चला गया कपूर इंडस्ट्रीज के पास। नारंग इंडस्ट्रीज और उसके गिरते हुए शेयर्स को कैसे बचाएगी दृष्टि नारंग? ऋषभ दृष्टि का बिजनेस पार्टनर था। वैसे तो उसे दृष्टि का जीवन साथी बनना था, लेकिन दृष्टि के दादाजी ने मरने से पहले जबरदस्ती दृष्टि की शादी एक सड़क छाप गरीब लड़के शिवम से करा दी थी, जो छोले कुलचे बेचता था। और फिर दृष्टि के दादाजी के गुजर जाने के बाद बिजनेस को संभालने के लिए दृष्टि के पिता अखिल नारंग ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कंपनी को संभाल नहीं सके। तनाव की वजह से उनकी तबीयत पर गहरा असर पड़ा, नुकसान बढ़ता जा रहा था, इसलिए दृष्टि को यह जिम्मेदारी उठानी पड़ी। हालांकि ऋषभ चाहता तो दृष्टि की यह समस्या अपने पापा के दोस्त मिस्टर नारायण से रिक्वेस्ट करके हल करवा सकता था, लेकिन दृष्टि से अपनी सगाई टूटने के बाद उसने फैसला किया कि वो कभी भी दृष्टि की मदद नहीं करेगा। दृष्टि बिल्कुल खामोश बैठी थी। वो हर हाल में इस कंपनी को बचाना चाहती थी। टेंडर ना मिली की वजह से सारे इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ खींच लिए। इनफैक्ट ये देखो, ये बैलेंस शीट, इसमें भी कुछ खास नहीं है। दे डोंट हैव ट्रस्ट ऑन अस एनीमोर। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारी कंपनी दिवाला हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नो, दिस कैन नॉट हैपन। आई कांट लेट दिस हैपन। ये कंपनी सिर्फ कंपनी नहीं है। दादाजी ने खून पसीने की मेहनत से नारंग ग्रुप ऑफ कंपनीज को खड़ा किया था और इसका परचम सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी लहरा रहा है। बहुत मेहनत से दादाजी ने इसे कामयाब बनाया है। हमारी एक गलती की वजह से या कुछ ना कर पाने की वजह से मैं दादाजी की पूरी मेहनत को मिट्टी में मिलने नहीं दे सकती। वी हैव टू डू समथिंग। आई कांट लूज दिस कंपनी। दिस इज नॉट द ऑप्शन। आप सब प्लीज कुछ कीजिए। आपको तो कोई आइडिया होगा ना, कोई सोल्यूशन होगा। समबडी जस्ट फाइंड अ वे। दृष्टि बेटा, तुम्हारे दादाजी के टाइम से हमारे कुछ वफादार एसोसिएट्स थे जिनके साथ हम बिजनेस करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद ऋषभ के निर्देश पर हमने उनके साथ डील करना बंद कर दिया। अगर तुम कहो तो उनसे मर्जर की बात की जाए। राजा काका, दैट्स नॉट एन ऑप्शन है। और वैसे भी आज की खबर सुन के मुझे नहीं लगता कोई हमारे साथ मर्जर करेगा। मोहित, लेट्स लुक एट अदर ऑप्शंस। मीनवाइल, व्हाट कैन वी डू? राजा मौली उर्फ राजा काका दृष्टि के दादाजी के पुराने वफादार थे, लेकिन आज वो सिर्फ नाम के कंपनी एडवाइजर थे। नारंग इंडस्ट्रीज और उसके गिरते। हेलो, यस मैम, यस मैम, आई गेट द फाइल्स। अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे दिवालिया हो रही नारंग इंडस्ट्रीज का भविष्य। नारंग इंडस्ट्रीज और उसके गिरते हुए शेयर्स को कैसे बचाएगी दृष्टि नारंग? दृष्टि कहो तो ना। शिवम, तुम घर जाओ, मुझे तुरंत ये फाइल्स देनी है मैम। दृष्टि से मिलना बहुत जरूरी है। आई नीड टू मीट हर राइट नाउ, प्लीज। शिवम, जिद मत करो, घर जाओ। अब जा कर रही है। मीटिंग रूम। तभी मिसेस वर्मा दरवाजा खटखटाकर एक्सेस कार्ड की मदद से अंदर चली जाती हैं और उनके पीछे पीछे शिवम भी अंदर घुस जाता है। शिवम को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दृष्टि, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करनी है जरूरी, प्लीज। शिवम, इस वक्त नहीं।
इस वक्त मैं बहुत ही जरूरी मीटिंग में हूँ और ये मीटिंग इस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी है। 5 मिनट दे दो। इन सब बातों के लिए इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। प्लीज 5 मिनट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ मीटिंग चल रही है। मुंह उठा के आ गया साला फटीचर। और वैसे भी कंपनी के मैटर में तेरा कोई लेना, तेरी औकात क्या है? सबसे पहले तो इस आदमी को यहाँ से निकालो। इसकी वजह से सारी गड़बड़ है। सृष्टि अपनी डिसीजन खुद लो प्लीज। सिक्योरिटी से बाहर फेंको। सर मैं यहाँ संभाल लूंगी, आप मीटिंग में वापस जाइए प्लीज। छोड़ो इसे, छोड़ो। मैडम लेकिन सर ने इन्हें बाहर निकालने को कहा है। छोड़ो इसे, ये कोई चोर है क्या? ये दृष्टि मैम के पति हैं और नारंग इंडस्ट्रीज के घर जमाई। भूल गए क्या तुम लोग? सॉरी। थैंक यू मिसेस वर्मा। जितनी इज्जत आपसे मिलती है उतनी दृष्टि उसकी मॉम से भी नहीं मिलती। थैंक यू। इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करनी है जरूरी, प्लीज। मिसेस वर्मा शिवम को ऑफिस की छत पर ले जाती हैं और उससे पूछती हैं। शिवम, हाँ जी। तुम अंदर क्या बड़बड़ा रहे थे? तुम कंपनी को संकट से बचा सकते हो, कैसे? कैसे बचा सकता हूँ ये तो आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन आपसे कुछ मदद चाहिए मिसेस वर्मा। कंपनी की कुछ डिटेल्स चाहिए। कैसी डिटेल्स? मुझे शेयर होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट भी देखनी है, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बाद ऑफिस का कोई भी स्टाफ तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं होगा, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है अगर तुम उसको मना लो तो ही। कौन? राजमौली सर। आई थिंक ही कैन हेल्प यू। वो दृष्टि के दादाजी के बहुत करीबी थे, लेकिन जब से ऋषभ आया ना ऑफिस में, उसने उनको साइडलाइन कर दिया। वो ना चेन स्मोकर है, तो वो हर एक घंटे आते हैं यहाँ पे सिगरेट पीने। तुम उनका इंतजार करो और कोशिश करो उनसे बात करने की। हाँ, मैं वापस जाती हूँ। शिवम वहां खड़ा होकर राजा मौली का इंतजार करने लगता है। इसी बीच उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो, कैसे हैं नितिन राजा जी आप? अरे शिवम जी, आपसे मुलाकात भी हो गई और आज आपका कॉल भी आ गया। हमारे तो भाग्य खुल गए। बोलिए ना सर। आपसे एक छोटा सा काम। हुक्म किया जाए मालिक। आप जल्दी से डिटेल्स पता करके मुझे कॉल कीजिए। जी रखता हूँ, बाय। राजा काका, रायजादा ग्रुप और नारंग इंडस्ट्रीज का मर्जर कैसा रहेगा? रायजादा, तुम इनके बारे में कैसे जानते हो? ये तो हमारे पुराने बिजनेस एसोसिएट्स थे। तुम्हें क्या पता इनके बारे में? इसके बाद शिवम ने राजा काका को कुछ ऐसा बताया कि उसे सुनने के बाद उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी सिगरेट वापस रखी और शिवम को अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम ले गए। ये गरीब फटीचर अब तक यहाँ है। अपनी भाषा पे नियंत्रण रखो। दृष्टि बेटी, हमें शिवम की बात को सुनना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। इसके पास एक योजना है। योजना? सड़क छाप। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे इस कंपनी में काम करने का हो चुका है। इस सब नोक झोंक के बीच दृष्टि गहरी सोच में थी। उसे अपने दादाजी की एक बात याद आ रही थी। दृष्टि बेटी, शिवम तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी है और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें या नारंग इंडस्ट्री पे कोई भी परेशानी आई तो शिवम ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? इनफ। शांत हो जाइए आप सब, प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। और ऋषभ तुम भी चुप रहो। भूलिए मत आप सब लोग, इस कंपनी की बॉस अब भी मैं हूं। डिसीजन मेकिंग पावर मेरे हाथ में है, होगा वही जो मेरा फैसला होगा। शिवम तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? हाँ शिवम। हाँ जी। क्या बैठो? सबसे पहले मुझे कंपनी के शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट भी देखनी है, उसके बाद ही कुछ कह पाऊं। दृष्टि, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हम ऐसे ही किसी को अपनी कंपनी की डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। लैपटॉप दो सर।
प्लीज। चलो दृष्टि, तुम ये बात ऋषभ, भूलो मत तुम्हारी बॉस का पति है जिसके बारे में तुम ऐसे बात कर रहे हो। अगली बार तमीज का इस्तेमाल जरूर करना। 2 साल में पहली बार शिवम ने दृष्टि को उसके लिए लड़ते हुए देखा। दृष्टि की बात सुनते ही उसका सीना चौड़ा हो गया। शिवम, यू कंटिन्यू। बैलेंस शीट की कुछ ट्रांजैक्शन पे मुझे शक है। इन्वेस्टर्स जिस तरह कंपनी छोड़ के जा रहे हैं उसका भी एक पैटर्न है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। अरे क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है ये आदमी। हवा में बात करना बंद करो और ये बताओ कि गिरते शहर को कैसे रोके। हमें हमारे कंपनी से सारे शेयर बायबैक करने होंगे, सिंपल। अरे वाह, एकदम शानदार और नया आइडिया तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है? अरे इसे क्या लगता है कि हम लोग ने इस बारे में सोचा नहीं होगा? शांत हो जाओ। शिवम, फंड्स कहाँ हैं हमारे पास? 1 मिनट दो मुझे, बस 1 मिनट। इतना कहकर शिवम ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। ऋषभ और मोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। मिस्टर टोकस, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, राजाडा ग्रुप से नारंग इंडस्ट्रीज को फौरन 500 करोड़ ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, राजाडा ग्रुप और नारंग इंडस्ट्रीज के बीच में मर्जर अनाउंस कीजिए। और हाँ, आखिरी बात, कपूर इंडस्ट्रीज के सारे शेयर खरीद लीजिए जल्दी। दृष्टि शिवम की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति इतनी बड़ी कंपनी से उसकी नारंग इंडस्ट्री का मर्जर करवा रहा था। दृष्टि ने शिवम से कहा, शिवम, तुम हो कौन? ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास। रायजादा ग्रुप ने नारंग इंडस्ट्रीज के साथ मर्जर की घोषणा कर दी है। इस खबर ने नारंग इंडस्ट्रीज को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। नारंग इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस ने वापस से रफ्तार पकड़ी है। नारंग इंडस्ट्रीज का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी रायजादा ग्रुप से जुड़ना काफी फायदेमंद साबित होगा। क्या दृष्टि को मिलेगा शिवम से अपने सवाल का जवाब? ये सब जो अभी अभी हुआ था, ये किसी जादुई सपने से कम नहीं था। लेकिन एक बात जो अब भी सबकी नजरों से शिवम ने छुपाकर रखी थी, वो थी उसकी आंतरिक शक्तियां, जिसे शिवम उजागर करने की कोशिश कई दिनों से कर रहा था। शिवम वहां से निकलकर एक शादी में गया था जहां उसे करण मिला था, जो कि दृष्टि का कजन था। वो शिवम को बेइज्जत करने से कभी बाज नहीं आता था। शिवम और उसके बीच नोक-झोंक कई समय से चलती आ रही थी, लेकिन उस दिन शिवम ने करण की बेइज्जती पूरे रिश्तेदारों के सामने कर दी और वहां से घर चला गया। करण ने अपने गुस्से को पी लिया और ठान लिया कि वो शिवम को नहीं बख्शेगा। दूसरी ओर अपना खाना खत्म करके शिवम ने अपने बर्तन धोए और फिर वो अपने बेड पर आराम करने बैठ गया। ध्यान या मेडिटेशन करने की महारत उसने पिछले कुछ सालों में ही पाई थी। शिवम के लिए मेडिटेशन उसके शरीर के अंदर दिन भर में जमा हुई गंदगी बाहर निकालने का एक जरिया है। और तभी शिवम ने हाथ आगे बढ़ाया और बेड के साइड में रखा एक काला पत्थर उठाया। उसे मुट्ठी में बंद कर जैसे ही उसने हाथ को हल्के से घुमाया, वो पत्थर राख बन उसकी उंगलियों के बीच से सरक गया। शिवम की आंखों में उत्साह भर गया और उसने खुद से कहा, भस्म शक्ति ने अपना रूप ले लिया है। अरजा, उसके गुरु ने भी तो यही कहा था कि वो तक्षक महल का वंशज तभी माना जाएगा जब वो अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगा लेगा, और तब उसकी तलाश शुरू होगी ढूंढने के लिए रायजादा परिवार के उन खास लोगों को जिनसे वो अपने गुरु के निशानी के तौर पर दिए जेड पत्थर की मदद से मिल पाएगा। वही वो पल होगा जब शिवम अपनी जिंदगी को बदल पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही शिवम के हाथ वो सब भी लगेगा जो आम इंसान की पहुंच में नहीं, जैसे कि पौराणिक औषधियां, धन और उसके पूर्वज। यही तो होता है इस विद्या में।
इसमें किसी के वैभव और उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। सक्का अपने गुरु का निशानी के तौर पर दिया हरा पत्थर अपने हाथों में घुमाते हुए शिवम ने सोचा, मेरी शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं। अब वक्त आ चुका है मामले को अपने हाथों में लेने का, एक्शन में आने का। शिवम ने अपनी शक्तियां जागृत होने के बाद उनसे अपनी शक्तियों के दम पर दृष्टि के ऑफिस में हुई सारी चीजों को दृष्टि और वहां मौजूद सब लोगों को भुलवा दिया। यहां तक कि नितिन रायजादा भी अब शिवम के साथ हुई बातों को भूल चुके थे। ऐसा शिवम ने क्यों करा, वो तो वक्त ही बताएगा। अगले दिन शिवम की मुलाकात उसके पिता से हो गई, जो कि इतने दिनों से उसे मिलने के लिए मजबूर कर रहे थे। तुम्हारे दादाजी पिछले 2 सालों से बिस्तर पर हैं, बहुत बीमार हैं। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद वो बस एक ही जिद लेकर बैठे हैं कि केवल एक बार फिर तुमसे मिलना चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। भावेश, जो कि शिवम के पिता हैं, उन्होंने कहा, तुम्हारे चाचा की भी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे ताऊजी और चाचा जी के यहाँ केवल 2 बेटियां हैं। शाह खानदान का इकलौता दावेदार। शिवम ने खुद को नीचा दिखाने के लिए बुदबुदाया, तो आप चाहते हैं कि मैं परिवार की विरासत के लिए आपकी सौदेबाजी का हथियार बन जाऊं? तुम सच में बहुत भोले हो, भावेश ने ठंडे स्वर में कहा। हमारे परिवार का जो व्यापार है, उसकी अनगिनत शाखाओं के अलावा हमारे शाह परिवार का दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक बड़ा पारिवारिक व्यवसाय है। परिवार के नियमों के अनुसार अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और तीसरी पीढ़ी को संभालने वाला कोई नहीं है, तो परिवार के मुखिया को दूसरे परिवार से बदल दिया जाएगा और उस समय से शाह परिवार पर हमारी शाखा का शासन नहीं होगा। और इसका मुझसे क्या लेना देना है? शिवम ने शांति से पूछा। तुम्हारे दादाजी के बीमार पड़ने के बाद से ही पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे चाचा और ताऊजी पहले से ही परिवार की विरासत और सत्ता की हकदारी के लिए लड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं, जिससे परिवार के भीतर एक जबरदस्ती का हंगामा हो रहा है। क्या तुम बस ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे? भावेश ने निराशा भरी नजरों से पूछा। शिवम थोड़ा झुंझलाया और उसने उपहास भरी मुस्कान से भावेश की तरफ देखा। आखिरकार वो अपने पिता भावेश के वास्तविक स्वरूप को भली भांति जानता था। सत्ता के लिए वो दूसरों की भावनाओं की परवाह किए बिना वो सब कर सकते थे जो जरूरी बन जाए। शिवम, तुम खुद ही सोचकर देखो कि क्या तुम वाकई में इस छोटे से नारंग परिवार में रहना चाहते हो और जिंदगी भर इस तरह अपमानित होना चाहते हो? भावेश ने शिवम से पूछा। कल नारंग परिवार की शादी के दौरान तुम्हें इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। भावेश ने कहा, क्या तुम उनसे बदला लेने की शक्ति नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें वो रुतबा, वो शोहरत, वो ताकत मिल जाए कि तुम जब चाहो तब पूरे नारंग परिवार को अपने सामने पैरों पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दो? भावेश के ये कहते ही शिवम ने उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सोच में डूब गया। भावेश ने अपने चालाक स्वभाव का इस्तेमाल कर शिवम से अनुनय किया, लेकिन इसके बावजूद भी शिवम ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मुझे पता है कि तुम मुझसे अपने दिल की गहराई से नफरत करते हो। तुम चाहो तो जीवन भर मुझसे नफरत कर सकते हो और मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो वो भी मत करो। भावेश ने गंभीरता से कहा, केवल एक चीज है जो तुम्हें करने की जरूरत है, वो है शाह परिवार में वापस आना और अपने दादा को पहचानना। फिर तुम शाह परिवार से वो लेने में सक्षम हो जाओगे जो तुम चाहते हो और उस शक्ति के साथ तुम जो चाहो वो कर सकते हो। दिखने में इतनी सिंपल सी शर्त है, पर ये एक बहुत बड़ा मौका है जो तुम्हारे लिए शोहरत और ऊंचाइयों के सारे रास्ते खोल देगा। क्या तुम अब भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हो? शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वास्तव में तब तुम्हारे और तुम्हारी मां के साथ गलत किया था, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद तुम भी ऐसा ही करते। एक आदमी जीवन में सब कुछ खो सकता है, हालांकि केवल एक चीज जो उसे नहीं खोनी चाहिए वो है वो शक्ति जो उसके हाथों में है। शिवम ने अपना सिर हिलाया और बेहद निराशा में आह भरी। पूरे 1 दशक के बाद भी भावेश को अभी भी उसने उसके और उसकी मां के साथ जो किया उसके लिए किसी प्रकार का पछतावा या अपराध बोध महसूस नहीं हो रहा था। शिवम ने खड़े होकर जाने से पहले कहा, मैं वापस जाने और अपने दादाजी से मिलने का समय चुनूंगा।
हालांकि शाह परिवार के मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही शर्तें बता दी है और तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों ये यकीन है कि तुम अंत में अपना विचार बदल दोगे। हाँ, आपने जो कहना है या करना है वो कीजिए। नोएडा सिटी, पूर्वी जिला, रायजादा ग्रुप बिल्डिंग। इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर शिवम गेस्ट हॉल में चलने के लिए आगे बढ़ा। सर, क्या मैं पूछ सकती हूं आप किसे ढूंढ रहे हैं? रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से पूछा। मैं आपके डायरेक्टर नितिन रायजादा से मिलने आया हूं, शिवम ने शांति से कहा। आप डायरेक्टर रायजादा से मिलने आए हैं? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? उस रिसेप्शनिस्ट ने फिर पूछा। कैजुअल स्ट्रीट वियर टाइप के कपड़े पहने शिवम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था जिसके पास डायरेक्टर नितिन रायजादा जैसे बड़े आदमी से बात करने की योग्यता भी हो। मिलना तो दूर की बात थी। आप उन्हें सिर्फ मेरा एक मैसेज दे दीजिए और जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप वैसा ही उनसे कहिए। उन्हें बताइए कि मैं चेतन आनंद रायजादा का दोस्त हूं। ठीक है, आप प्लीज कुछ देर वेट कीजिए। भवन के दूसरी ओर डायरेक्टर के ऑफिस में एक असाधारण स्वभाव वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कुछ डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स की जांच कर रहा था। कम इन। अनुमति मिलने के बाद एक युवा पुरुष सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर आया और उसने नर्म तरीके से सम्मानपूर्वक कहा, डायरेक्टर सर, फ्रंट डेस्क से मैसेज आया है कि कोई आपको ढूंढ रहा है। फ्रंट डेस्क? दिन के इस वक्त मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है ना? देखो, वो जो कोई भी है मुझे नहीं अपने लिए परेशानी ढूंढ रहा है शायद, और इसके लिए तुम्हें यहाँ आने और हर वो इंसान जो मुझसे यहाँ मिलने आए उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे? सर, वो एक्चुअली सेक्रेटरी थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर उसने कहा, सर, उस आदमी ने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा है। उसने कहा है कि वो किसी चेतन आनंद रायजादा का दोस्त है। मुझे लगा शायद आपका कोई फैमिली मेंबर है या कोई रिश्तेदार जो आपको ढूंढते हुए आया है, इसीलिए सर मैं रिपोर्ट करने आ गया। चेतन आनंद रायजादा? और उसने गंभीरता से सेक्रेटरी को देखा। आखिरकार चेतन आनंद रायजादा उसके दादा और दिल्ली के मशहूर रायजादा परिवार के पितामह थे। पूरे शाही शहर में केवल रायजादा परिवार के प्रत्यक्ष वंशज ही अपने दादा के नाम का हिस्सा जानते थे। उनके पूरे नाम की तो बात ही छोड़ दें। कैसा दिखता है वो आदमी जो नीचे आया है? नितिन ने पूछा। सेक्रेटरी ने तुरंत जवाब दिया, यंग है सर, यही कोई 23-24 साल का होगा। उसे इसी वक्त पूरे सम्मान के साथ यहाँ मेरे ऑफिस में लेकर आओ। नितिन ने थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया। 5 मिनट बाद शिवम को सेक्रेटरी द्वारा 36वीं मंजिल पर डायरेक्टर के कार्यालय में लाया गया और जैसे ही शिवम ऑफिस के अंदर आया वो नितिन के सामने एकदम भरकर बैठ गया। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो उस कंपनी का डायरेक्टर है, उसने उसे गंभीर भाव से देखा। क्या मैं पूछ सकता हूं आप कौन हैं सर? क्या आप इसे पहचानते हैं? शिवम ने वो हरा जेड पत्थर जो उसे निशानी के तौर पर गुरुजी से मिला था उसे निकालते हुए कहा। उस जेड पत्थर की सतह को जटिल पैटर्न के साथ उकेरा गया था जबकि चरित्र रायजादा को केंद्र में अंकित किया गया था। ये तो... नितिन ने हैरान भाव से उस हरे पत्थर को देखा। उसका दिमाग अभी भी अस्पष्ट था और उसमें हजारों सवाल थे। ये जेड शहर के रायजादा परिवार से किसी की पहचान और कनेक्शन का प्रतीक है। ऐसे केवल कुछ ही पत्थर तैयार किए गए थे, यहां तक कि खुद नितिन के पास ऐसा एक भी नहीं था। अब कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, तब तक मैं आनंद जी को आमंत्रित करता हूं, नितिन ने सम्मानजनक स्वर में कहा। इस युवक को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी उसमें, जो अभी भी उसके लिए एक राज था। शिवम ने हां में सर हिलाया। कुछ ही समय बाद नितिन सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति उनके साथ ऑफिस में लौटा। नितिन थोड़ा पीछे हुआ और वो आगे आए। नितिन सिर्फ बिजनेस के प्रबंधन का प्रभारी था।
दूसरी ओर उसके परिवार के रहस्यों से संबंधित अन्य सभी मामलों को आनंद जी द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिसे नितिन के पिता ने भेजा था। वो बूढ़ा करीब 60 की उम्र का होगा, लेकिन उनकी चाल में सर्प जैसी तेजी थी। इसके अलावा उनकी तेज आंखें जोश से भरी थी, जबकि उनके शरीर में उच्च आत्माओं का उत्सर्जन था। शिवम के हाथ में जेड टोकन को करीब से देखते हुए बूढ़े ने एक सांस लेने से पहले अविश्वास में देखा और अपना परिचय दिया। मैं हूं जतिन आनंद। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं सर? शिवम। ब्रदर शिवम रायजादा ग्रुप के लिए जेड टोकन लाए हैं। मुझे माफ करें, लेकिन क्या मैं आपकी पहचान का परीक्षण कर सकता हूं? जरूर। शिवम ने हाँ में सिर हिलाया। जतिन को एक नजर देखते ही शिवम बता सकता था कि वो एक साधारण बूढ़ा आदमी नहीं था। इसे देखकर एक बात तो साफ थी कि जतिन आनंद तक्षक विद्या की दुनिया में एक विशेषज्ञ थे। जवाब में सिर हिलाने के बाद जतिन ने अचानक अपनी कलाई को हिलाया और एक जेड गेंद को रोल करते हुए फेंका, जो हवा में घूमती हुई तेजी से शिवम की ओर जा रही थी। अचानक हुए हमले के बावजूद शिवम ने तेजी से अपनी तरफ आती हुई उस जेड बॉल को नंगे हाथों से पकड़ लिया और अपनी सीट पर बैठ गया। और जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसकी उंगलियों के बीच से जेड धूल का ढेर फिसलने लगा। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर नितिन की आंखें चमक गई। जतिन आनंद की अभिव्यक्ति भी फीकी पड़ गई और वो खुद से बुदबुदाए, एक आंतरिक शक्ति विशेषज्ञ इतनी कम उम्र में? कहीं ये उस इंसान का वंशज तो नहीं? रायजादा परिवार के एक बुजुर्ग के रूप में वो प्राचीन तक्षक विद्या से संबंधित गांधी परिवार के रहस्यों के संपर्क में आए थे। इस प्रकार वो मोटे तौर पर शिवम की असली पहचान का अनुमान लगा सकते थे। जतिन आनंद ने झुककर सम्मान पूर्वक कहा, मैं रायजादा परिवार की तीसरी शाखा का बड़ा जतिन आनंद आपका अभिवादन करता हूं, महान एल्डर। नितिन रायजादा ग्रेट एल्डर का अभिवादन करता है, नितिन ने गंभीर स्वर में कहा। शिवम के हाथ में जेड टोकन रायजादा परिवार के महान बुजुर्ग की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। रायजादा परिवार के नियम बेहद सख्त थे और किसी को भी उनका अपमान करने की अनुमति नहीं थी। अपनी पहचान स्वीकार किए जाने के बाद शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया। द ग्रेट एल्डर इस बार ईस्ट ब्रांच ग्रुप में आए हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? जतिन ने गंभीरता से पूछा और उनके इस सवाल पर शिवम के अंदर हजारों बातों का तूफान सा उठ पड़ा। शिवम को पता है कि वो रायजादा ग्रुप के ऑफिस में क्यों आया है, उसे उनसे क्या मांगना है। पर इससे पहले कि वो अपनी बात कहता, उसका फोन बज उठता है। शिवम, फौरन मेट्रो सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। मैंने तुम्हारे और दृष्टि के तलाक के कागजात बनवा लिए हैं। अभी के अभी आकर उन पर साइन करो। फोन की दूसरी ओर से दृष्टि की माँ सिमी ने चीखते हुए कहा, आप हॉस्पिटल में क्यों हैं? क्या चल रहा है मम्मी जी? शिवम ने गंभीरता से पूछा। दृष्टि के पापा फैक्ट्री में थे जब करण अचानक फैक्ट्री खरीदने आ गया। वहां कुछ ऐसा हुआ कि ये घायल हो गए। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। करण और दृष्टि में भी बहस हुई और दृष्टि बेहोश हो गई। करण अब भी गुस्से में है। कर्ज के भुगतान के लिए जबरदस्ती हमारा घर बेचने पर तुला है। बस एक शर्त पर हमें बख्शने को तैयार है कि दृष्टि तुम्हें तलाक दे दे। हम ये सब और नहीं सह सकते। भगवान के लिए उसे तलाक दे दो। सिमी विनती करते हुए रो पड़ी। मैं वहां पहुंचता हूं, कहकर जैसे ही शिवम ने फोन रखा, उसका चेहरा भावहीन सा हो गया। दृष्टि बेहोश हो गई। शिवम की आंखों में ऐसा क्रोध उमड़ पड़ा जैसा आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। उसने जतिन और नितिन की ओर देखते हुए शांति और अधिकार के साथ कहा, मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी नारंग एम्पायर दिवालिया हो जाए, वो भी एक दिन के अंदर। ग्रेट एल्डर, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। नितिन रायजादा ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। दिल्ली के सबसे बड़े मेट्रो सिटी हॉस्पिटल में शिवम जल्दी से कमरा नंबर 608 में पहुंचा। जानते हो ना क्यों हो रहा है ये सब हमारे साथ? क्योंकि तुमने करण के साथ बदतमीजी की। सिमी शिवम की ओर उंगली उठाकर गुस्से में बोलती जा रही थी। अरे क्या जरूरत थी?
पंगा उसके साथ करने की सोची जाती है जो आपके बराबर की हैसियत का हो। तुम क्यों अपनी हैसियत भूल जाते हो बार बार? क्यों जलील किया करण को पार्टी में? इल्जामों की इस बौछार में भी शिवम चुप रहा। उसने बस अस्पताल के बिस्तर की ओर देखा। बिस्तर पर लेटे हुए उनके ससुर अखिल नारंग थे। आपको चोट कहां लगी? शिवम ने चिंतित स्वर में पूछा। घाव अंदरूनी है, घबराने की बात नहीं, अखिल ने दर्द भरी आवाज में कहा। शिवम की आंखों में अपने लिए चिंता देखकर दृष्टि बोल पड़ी। मैं ठीक हूं। पापा की मजदूरों से बहस हो गई, उन्हें पीटा गया। ये तो अच्छा हुआ किसी तरह उन्होंने अपना बचाव कर लिया। हालांकि शिवम का दिल गुस्से से भर गया था। उसने ये पूछने से पहले खुद को शांत किया। फैक्ट्री में एग्जैक्टली हुआ क्या था? दृष्टि इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। उसने बस एक भारी सांस भरी। पता नहीं करण को फैक्ट्री के लेनदारों के अधिकार कैसे मिले, या फिर वो कब कैसे सबसे बड़ा लेनदार बन गया। वो मजदूरों को फैक्ट्री की सारी मशीन तोड़ने फोड़ने के लिए उकसाने लगा। मैंने और दृष्टि ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो हंसता रहा हम पर। फैक्ट्री की सारी मशीन उठवा ली उसने। फैक्ट्री खत्म हो गई, घर भी जल्दी ध्वस्त हो जाएगा। बहुत निर्दयी हैं वो लोग, और हम क्यों उनका निशाना बने? सिर्फ तुम्हारी वजह से शिवम, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बोला उसने कि वो तुम दोनों का तलाक चाहता है। मैंने तो हाँ कर दी है। अब तुम में थोड़ी शर्म है तो साइन कर दो इन पेपर्स पर। सिमी ने निर्दयता से कहा। बस करो सिमी। बिस्तर पर लेटे हुए अखिल ने गहरी आवाज में कहा। हर बात का दोष शिवम को देना बंद कर दो। ये सब जिसके कारण हो रहा है वो मैं हूं जो अपना परिवार संभालने में सक्षम नहीं है। वो मेरे भाई का बेटा है जो हमें हंसी का पात्र बनाने के लिए हमें बर्बाद करने पर तुला है। इस बार मैं अपनी बेटी की बात सुनूंगा। अगर सबसे खराब स्थिति आती है तो हम उसे घर और कारखाना दे देंगे और दिल्ली शहर से बाहर चले जाएंगे। कम से कम हमें उनके चेहरे तो नहीं देखने होंगे। ये सुन सिमी भी खामोशी में डूब गई। अरे वाह, पूरा परिवार एक साथ। शिवम। कमरे के बाहर से हंसी की आवाज आई। करण यहां भी आ गया। आपने मेरे सुझाव के बारे में क्या सोचा? पांचवी चाची, पांचवे अंकल? करण ने उन्हें और भड़काने के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपने शब्दों को लंबा खींचा। अगर मैं आज आपके बचाव में नहीं दौड़ा होता तो वो वर्कर्स तो आपकी जान ही ले लेते, है कि नहीं? एक तो खुद तुमने ये सब करवाया और अब हीरो बनने आ गए हो। बंद करो ये ढोंग करण। करण की बातों से तंग आकर दृष्टि फट पड़ी। करण की चालाक अभिव्यक्ति उनमें से कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अरे यार, आप लोग दया के लायक हो ही नहीं। ऐसे लोगों को पता है क्या कहते हैं? थैंकलेस। करण ने आह भरते हुए कहा। मैं चाहता था कि अखिल अंकल के सारे कर्जे बाहर के बाहर निपट जाएं। क्या यह तरीका सही नहीं था उन्हें सेव करने का? मेरी जगह कोई और होता तो शायद आज ये जिंदा भी नहीं होते। करण ने कोमल स्वर में कहा। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मुंह बंद करो और दफा हो। बोल लिया जो बोलना था, अब निकलो यहां से। शिवम ने करण को भाव शून्यता से देखा। करण चिल्लाया और अचानक गुस्से में आकर अपनी हथेली की मुट्ठी बनाकर शिवम के चेहरे की तरफ जैसे उड़ाई। ठाक की आवाज के साथ शिवम ने उसकी मुट्ठी एक झटके में अपनी हथेली से रोकी और बिना दया के एक झटके में उसे उल्टा घुमा दिया। बेइज्जती, हैरानी और गुस्से के घूंट पीकर उसने जहर उगलते हुए कहा। तेरी ये मजाल, तूने मुझे हाथ लगाया, मुझे, करण नारंग को। उसने दृष्टि के परिवार की ओर देखकर कहा। और तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। इस परिवार की कहानी अब खत्म समझो। अब तुम में से कोई नहीं बच सकता। अभी उसके साथ जो हुआ, करण को अब भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। बौखलाया हुआ, हड़बड़ाता हुआ उन्हें धमकी देकर वो वहां से तेज कदमों के साथ निकल गया। ये क्या कर दिया?
किस पे हाथ उठा दिया? तुम्हें क्या लगता है ये कोई छोटी सी बात है? माफ कर देंगे वो लोग। अरे इसके बाद वो क्या करेंगे हमारे साथ तुम सोच भी नहीं सकते। सिमी ने अत्यंत घबराकर डरे हुए लहजे में कहा, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब क्या होगा हमारा? कौन बचाएगा? बर्बाद कर देंगे ये लोग हमें। मैं इस मामले को अच्छी तरह से संभाल लूंगा, इसीलिए आपको अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवम ने स्पष्ट शब्दों में आत्मविश्वास के साथ पूरे परिवार से कहा, करण या उसके परिवार वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्या कर लोगे तुम? क्या तुम इस लायक हो? सिमी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारी तो इतनी हैसियत भी नहीं कि उस समय शिवम ने सिमी की तरफ अपनी भावहीन निगाहें घुमाई और उसके शब्दों को चुप कर दिया। उसकी आंखों से जैसे सिमी की आंखें मिली, उसे ऐसा लगा जैसे शिवम आज पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया है। वो कांप गई। उसे डांटने के लिए जबान खोली थी, पर अब उसकी बोलती खुद ही बंद हो गई। शिवम ने दोबारा दृष्टि की ओर नम्रता के साथ देखा और प्यार से उसे आश्वस्त किया, फिक्र मत करो दृष्टि, अब कुछ बुरा नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हालांकि दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, फिर भी उसने अपने दिल में एक बड़ी गर्मजोशी महसूस की। शिवम ने धीरे से उससे पूछा, भरोसा है ना मुझ पर? इस सटीक क्षण में उसने पहली बार ऐसा महसूस किया कि वो उस पर भरोसा कर सकती है। हाँ है, उसने कहा और जवाब में सिर हिलाया। शिवम के करण पर हाथ उठाने का क्या अंजाम भुगतेगा दृष्टि का परिवार, या फिर शिवम सच में उन्हें बचा लेगा? क्या अपनी तक्षक विद्या का इस्तेमाल करने के लिए ये शिवम का पहला मकसद होगा? क्या अब नारंग परिवार शिवम का अलग रूप देखेगा? नारंग ज्वेलरी ग्रुप की इमारत की हर मंजिल पर आज एक असामान्य उथल पुथल थी। कर्मचारियों में अफरा तफरी मची थी। क्या चल रहा है? कॉरपोरेशन में इतनी अफरा तफरी क्यों है? बड़े भाई साहब, क्या है ये सब? मैं गोल्फ खेल रहा था, अचानक एक के बाद एक हमारे कई बड़े क्लाइंट्स के कॉल्स आने शुरू हो गए कि वो नारंग ग्रुप के साथ अपनी डील रद्द करना चाहते हैं। इसके सिवा और तो कोई वजह नहीं है कि हमारी कॉरपोरेशन अचानक इस तरह से लड़खड़ा जाए। अचानक नारंग परिवार के सबसे बड़े भाई और नारंग ग्रुप के डायरेक्टर अमिताभ नारंग ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर से खांसी की। सब लोग बहस करना बंद करें, पहले बिजनेस की बातें करें। इस तरह की समस्या को हल करने का हमेशा एक तरीका होगा। अमिताभ नारंग के चेहरे पर आज अलग ही भाव थे। जब से उन्होंने नारंग ग्रुप के डायरेक्टर का पद संभाला, तब से कॉरपोरेशन बिना किसी रुकावट, गिरावट या बिना किसी नुकसान के सुचारू रूप से चलती आ रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने ऐसी हिला देने वाली स्थिति का सामना नहीं किया था। जैसे ही बैठक कक्ष तुरंत शांत हुआ, सभी ने चिंतित भावों से अमिताभ नारंग को देखा और उनके बोलने का इंतजार करने लगे। डायरेक्टर सर, आपने जिन डेटा की कैलकुलेशन मांगी थी वो आ गई है। हमारे कितने बड़े और पुराने क्लाइंट्स ने आज के आज हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया है, अब बताओ मुझे। डायरेक्टर सर, आंकड़ों के अनुसार हमारे नारंग ग्रुप के शेयर्स में आज 30% से अधिक की गिरावट आई है और पहले ही क्रैश हो चुके हैं। इससे छोटे शेयर धारक घबरा गए हैं और अपने शेयर्स तुरंत वापस लेने का अनुरोध कर रहे हैं। अब इसके अलावा 1 दर्जन से भी ज्यादा शहरों में हमारे ज्वेलरी के सेल्स चैनल आज काट दिए गए हैं और हमें हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने के लिए फोर्स किया गया है। इन सब के अलावा ईस्टर्न प्रांत की ज्वेलरी और उससे जुड़ी हुई 20 से भी ज्यादा कंपनीज, ज्वेलरी कॉमर्स एसोसिएशन और जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त रूप से सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वो हमारे नारंग ग्रुप का सहयोग नहीं करेंगे। अभी स्थिति ये है कि मार्केट में हमारे नारंग ग्रुप पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। अमिताभ नारंग का चेहरा ऐसे पीला पड़ गया जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो।
उन्हें खुद अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने किस ताकतवर शख्स को इतना नाराज कर दिया कि उसने पूरे के पूरे नारंग ग्रुप का दिवालिया निकाल दिया, वो भी एक दिन के अंदर। उन्होंने अजीत की तरफ देखा और पूछा, अजीत, क्या तुम इस समस्या का कोई समाधान लेकर आए हो? चिंता वाली बात यह है कि कोई स्पष्ट रूप से पर्दे के पीछे के तार खींच रहा है और हमारे ग्रुप को निशाना बना रहा है। हालांकि अजीत नारंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसका चेहरा राख हो गया था। अभी के लिए हमें तार खींचने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाना चाहिए। हम तब तक देख सकते हैं कि क्या बातचीत के लिए अभी भी कोई जगह है। अजीत नारंग ने असहाय रूप से कहा। दोनों मुखिया समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने किसे नाराज किया है। आखिर किसके पास एक दिन के अंदर नारंग ग्रुप को दिवालिया होने के कगार पर खड़ा करने की शक्ति थी। ये देखकर कि दोनों मुखिया भी बेबस थे, बैठक कक्ष और भी बेचैन हो गया, क्योंकि शेयर धारक आगे की चर्चा में पड़ गए कि तभी कक्ष के दरवाजे पर दस्तक हुई और वो चश्मे वाली युवा महिला सेक्रेटरी फिर से अंदर आई। उसके चेहरे पर इस वक्त और भी ज्यादा परेशानी के भाव थे। महिला सेक्रेटरी ने गंभीर लहजे में कहा, वाइस चेयरमैन, किसी ने हमें अभी फोन किया है। वो रायजादा ग्रुप के सेक्रेटरी विक्रम टोकस हैं। इस बार वो आपसे नारंग ग्रुप के मामलों पर कुछ बात करना चाहते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं? अजीत नारंग ने असमंजस में उत्तर दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। आखिर क्या उस व्यक्ति को पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबसे बड़े भाई की तलाश नहीं करनी चाहिए? वो तीसरे भाई की तलाश क्यों करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं? इस वक्त सम्मेलन कक्ष में बैठे सभी लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो आदमी बड़े भाई से न मिलकर तीसरे भाई से मिलने क्यों आया होगा, क्योंकि सभी की संदेह भरी निगाहें अजीत नारंग पर जा टिकी थी। अजीत, क्या इस मामले का तुमसे कोई लेना देना है? क्या तुमने किसी भी तरह से रायजादा ग्रुप को ठेस पहुंचाई है? क्या मजाक है? आखिर नारंग ग्रुप का कोई भी शख्स रायजादा ग्रुप जैसे ताकतवर बिजनेस टाइकून से टकराने की हिम्मत कैसे कर सकता है? रायजादा ग्रुप के एक इशारे पर सारा नारंग ग्रुप एक चुटकी में दिवालिया हो जाएगा। तो फिर मैं कैसे? अजीत नारंग ने जल्दी से उनके साथ सभी संबंधों से इनकार कर दिया। हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। आप फोन उठाओ और स्पीकर चालू करो। देखते हैं रायजादा ग्रुप का क्या कहना है। अमिताभ नारंग ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय अजीत नारंग काफी दबाव में था। बिना किसी विकल्प के उसने सभी शेयरधारकों के सामने सेक्रेटरी विक्रम टोकस का फोन उठाया। क्या आप अजीत नारंग हैं? फोन के दूसरी छोर पर सेक्रेटरी विक्रम टोकस की आवाज बहुत ठंडी थी। हाँ मिस्टर टोकस, गुड मॉर्निंग। अजीत नारंग ने विनम्रता से जवाब दिया। हम एक बार में ही बैठक बुलाएंगे। कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को सूचित किया जाए और रायजादा परिवार के लोगों के आने का इंतजार करें। अमिताभ नारंग ने गंभीर स्वर में कहा। 3 घंटे बीत गए। बैठक कक्ष में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि सभी घबराकर इंतजार कर रहे थे। मिस्टर नारंग, क्या हमें फोन नहीं करना चाहिए? वो आ भी रहे हैं कि नहीं? शेयरधारकों में से एक से अब इंतजार नहीं हो रहा था। अनुभव था ही इतना कष्टदायक। हम केवल इंतजार कर सकते हैं। आखिरकार हमारे ग्रुप की जीवन रेखा पहले से ही रायजादा परिवार के हाथों में है, अमिताभ ने गंभीरता से कहा। इसी दौरान एक युवक अचानक अपनी बिजनेस टीम और 2 अन्य वकीलों के साथ बैठक में चला गया। सब लोग मुझे अपना परिचय दें। मैं रायजादा ग्रुप के नारंग ग्रुप एक्विजिशन का इंचार्ज हूं, सेक्रेटरी विक्रम टोकस ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। और हां, मैं नारंग ज्वेलरी ग्रुप का नया चेयरमैन भी हूं। डायरेक्टर अमिताभ नारंग की जगह कॉरपोरेशन के मामले अब मैं संभालूंगा। इतना कहने के बाद सेक्रेटरी टोकस ने चेयरमैन की कुर्सी खोल दी और बोल्ड अंदाज में बैठ गया। भवानी नारंग के निधन के बाद से नारंग ग्रुप के चेयरमैन का पद खाली था। यहां तक कि अमिताभ और अजीत नारंग ने भी खुद को डायरेक्टर के पद तक ही रखा। ये नजारा देखकर नारंग परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर घृणा आ गई और वो चुप रहे, क्योंकि वो रायजादा ग्रुप को नाराज नहीं करना चाहते। सेक्रेटरी टोकस परिवार के सभी लोगों के हाव भाव देखकर मुस्कुराया और बोला,
आगे बढ़ने से पहले ऐसा लगता है आप सब में काफी लोगों की समझ में नहीं आया कि अभी स्थिति एग्जैक्टली है क्या। इस समय मेरे हाथों में नारंग की जुड़े आई एक अलग अंदाज में। इतने में वहां मौजूद सभी एक ही दिशा में देखने लगे और पीछे से करण निकलकर सामने आया। विक्रम ने उसे ज़हीन नजरों से देखा। मैं हूं करण नारंग, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको मुझसे क्या काम है मिस्टर विक्रम टोकस। करण ने झुंझलाहट भरी आवाज में ईमानदारी से कहा, अब मेरा मतलब है विक्रम सर। विक्रम ने बिना कोई प्रक्रिया दिए उससे पूछा, कंपनी में आपकी क्या पोजीशन है? और इतनी बड़ी कंपनी के मुलाजिम होने के नाते आपको इतना भी नहीं पता कि बिना बारी के बोलना सही नहीं? विक्रम ने यह कहते हुए करण की ओर अपनी ठंडी निगाह डाली और पास पड़ी मोहर उठाकर तेजी से करण की तरफ फेंकी। और जैसे ही वो सील करण के पेट से टकराई, उसके होश उड़ गए और उसे लगा जैसे उसे हथौड़े से मारा गया हो। जैसे ही उसके पेट से दर्द ऊपर की ओर बढ़ा, उसने बैठक से पहले खाया हुआ सारा खाना कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल पर उल्टी कर दिया। करण गुस्से से भड़क उठा, क्योंकि उसे लगा था कि विक्रम ने उसके साथ अन्याय किया है और सबके सामने उसे अपमानित किया है। हालांकि उसने विक्रम को अपनी आंखों में शुद्ध घृणा के साथ देखा, लेकिन उसने विरोध का एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि रायजादा ग्रुप का ये सेक्रेटरी उसे क्यों निशाना बना रहा है। विक्रम ने धीरे से कहा, अब आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने इस टेक ओवर के पेपर्स अच्छे से पढ़ लिए होंगे। हमारे रायजादा परिवार ने नारंग के आभूषण समूह से बड़ी संख्या में शेयर और संपत्तियां क्यों खरीदी, इसका कारण यह है कि हमने नारंग के आभूषण निगम की क्षमता को समझा और उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि इसके पास महान विकास मूल्य है। इसलिए आप सभी शेयर होल्डर्स को फिलहाल के संकट में होने वाले नुकसान के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी टीम की व्यावसायिकता कंपनी को अधिक लाभ मूल्य बनाने की ओर ले जाएगी। सभी शेयरधारकों को केवल उस प्रणाली का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है जिसे मैंने संशोधित किया है और इसे पूरा किया है। भविष्य में हमारा व्यवसाय निश्चित रूप से अधिक ऊंचाई तक बढ़ेगा, पहले से कहीं ज्यादा। उपस्थित 20 से अधिक शेयर होल्डर्स ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उनमें से हर एक के दिल में अपनी अपनी योजनाएं थी। उन सभी ने रायजादा ग्रुप के टेक ओवर पेपर्स और स्कीम को ध्यान से पढ़ा था। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के रायजादा समूह का नारंग के आभूषण समूह को एक बार में खत्म करने का कोई इरादा नहीं था। उनके जैसे छोटे शेयर होल्डर्स पर सभी योजनाओं और अनुबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार वो अभी भी पहले की तरह प्रॉफिट में शेयर्स का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा इस योजना ने उन्हें परोक्ष रूप से रायजादा ग्रुप का हिस्सा भी बना दिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वो ये भी देख सकते थे कि हालिया संकट स्पष्ट रूप से अजीत नारंग और करण नारंग की तरफ इशारा कर रहा था और उन्हीं पर लक्षित था। और इसका नतीजा ये होगा कि इन दोनों कार्यकारी निदेशकों को जबरदस्त नुकसान हुआ था। उन्होंने न केवल महत्वपूर्ण मामलों में बोलने का अधिकार खो दिया, बल्कि उनकी संपत्तियों और शेयरों की संख्या को भी भारी झटका लगा। वो अब तक सारी प्रेरणा और आशा खो चुके होंगे। हालांकि एक व्यक्ति जिसे सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, वो था नारंग परिवार का तीसरा भाई, अमिताभ नारंग। उन्होंने न केवल डायरेक्टर्स बोर्ड का सारा नियंत्रण खो दिया, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा भी चरमरा गई थी। आज की घटना निश्चित रूप से दिल्ली शहर के पूरे व्यापारिक उद्योग में फैल जाएगी और उसे हंसी का पात्र बना देगी। ऐसा लगता है कि उसके लिए फिर से अपनी प्रतिष्ठा हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि अजीत नारंग और अमिताभ नारंग ने शुरू में बदसूरत भाव प्रकट किए, मजबूरी में सिर्फ एक मुस्कान दी और विक्रम की सराहना की और उसे बधाई देने के अलावा वो दोनों और कर भी क्या सकते थे। इस किस्से के करीब 6 घंटे बाद रात में हम जाते हैं एक 5 स्टार होटल के एक आलीशान से लग्जरी सूट में। उस कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से विक्रम टोकस अंदर आया। उसकी चाल में नारंग के सामने वाला रोब नहीं, बल्कि एक नरमी है। उसने अंदर आते ही झुककर नमस्ते कहा और धीरे से चाय की मेज के सामने सम्मान पूर्वक खड़ा हो गया, जैसे कि किसी व्यवस्था की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसके सामने सोफे पर कोई बैठा है, जिसने हाँ में सिर हिलाया और विक्रम ने अपना लैपटॉप खोलकर उस इंसान के सामने रख दिया। लैपटॉप रखते हुए उसने कहा,
काम हो गया। चाय की मेज पर रखे लैपटॉप पर एक वीडियो चलने लगा जो उसी दिन नारंग समूह की कंपनी की इमारत में हुई बैठक में जो कुछ हुआ था वही सब दिखा रहा था। विक्रम ने सामने बैठे शख्स को देखा। अच्छा किया। सामने बैठे शिवम ने बैठक की रिकॉर्डिंग को देखते हुए विक्रम टोकस की क्षमताओं की प्रशंसा की। थैंक यू डायरेक्टर शिवम, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। विक्रम ने विनम्र स्वर में कहा। आपकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित की गई अधिग्रहण योजना सुचारू रूप से शुरू हो गई है। वर्तमान में अमिताभ को गहरा धक्का लगा है। अभी भी बहुत सारे व्यापारिक दुश्मन अपनी चाल चलने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विक्रम ने सूचना दी। हालांकि चूंकि अमिताभ और शहर के सिंघानिया परिवार का एक दूसरे के साथ एक मजबूत रिश्ता है, इसलिए सिंघानिया परिवार ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और उसे कुछ फंड ट्रांसफर किए हैं, जिससे अमिताभ अपनी वर्तमान स्थिति को स्थिर करने में कामयाब हुआ है। इस मामले में क्या हमें उन पर एक बार फिर हमला करना चाहिए और एक ही बार में दोनों परिवारों को नष्ट कर देना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है, शिवम ने शांति से कहा। वैसे आपको अखिल नारंग के गहने कारखाने के मामले पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा, शिवम ने पहले से कुछ सोचा। कल जब आप नारंग एम्पायर जाएंगे तो एक न्यूज बुलेटिन जारी करने के लिए निदेशक मंडल के नाम का उपयोग करें, जिसमें साफ हो कि कंपनी कई रचनात्मक ज्वेलरी डिजाइनर्स और एक मुख्य डिजाइनर अधिकारी की भर्ती करने वाली है। यस सर, विक्रम ने उत्तर दिया। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं और हाँ, आगे की हर खबर मुझे रिपोर्ट करें, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। अगले दिन छतरपुर जिला दृष्टि का घर। कंपनी के लोगों ने घर को फिर से सजाया और परिवार आखिरकार फिर से अंदर आ सका। शिवम ने सबके लिए खाना बनाया जिसे पूरे परिवार ने मजे लेकर खाया। ऐसा लगता है कि इस बार हमें स्वयं देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। हर चीज का कितना संतोषजनक अंत है। भाई साहब के अपने बेटे के साथ गिरने के बाद पिछले वर्षों में उनके द्वारा बनाए गए दुश्मनों ने उन्हें लात मारने का अवसर ले ही लिया, सिम्मी ने बड़े संतोष के साथ कहा। मुझे नहीं पता कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, लेकिन हाँ, एक बार मैं खुद मिलकर उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ अखिल ने कहा। भाई साहब का परिवार बहुत निर्दयी है। उद्योग में लगातार दुश्मन बनाने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बार अनजाने में कोई बड़ी गलती कर दी है, जिसके कारण ये सब हुआ। वो इसी के लायक है जो उन्हें मिला, सिम्मी ने अहंकार से फूलते हुए कहा। इस बार नए अध्यक्ष ने हमारे आभूषण कारखाने को कंपनी की औद्योगिक श्रृंखला में शामिल कर दिया है, जिससे हमें भविष्य में शेयर और प्रॉफिट दोनों मिलेंगे। हाय, अब ऐसा लग रहा है मानो एक बड़ा संकट टल गया है। भाई साहब और अजीत को वास्तव में इतने सालों के बाद भी कंपनी के प्रबंधन में बड़ी समस्या आई है। चूंकि रायजादा समूह के पास शक्ति और प्रभाव दोनों है, ये नारंग के आभूषण समूह के लिए अच्छा कदम है। हालांकि ये निश्चित रूप से हमारे पिता द्वारा स्थापित पारिवारिक व्यवसाय को एक सार्वजनिक व्यवसाय में बदलने की कोशिश है, अखिल ने एक विवादित अभिव्यक्ति के साथ कहा। अखिल के हाथों में दिल्ली टाइम्स न्यूज़पेपर था। आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। नारंग के लिए आपके विचारों के बावजूद क्या आपके पिता ने कभी आपको वो पद या सम्मान दिया? क्या उन्होंने कभी आपको कंपनी के प्रबंधन अधिकार देने पर विचार किया है? सिम्मी ने उसकी भावनाओं को ध्यान में रखे बिना धीरे से कहा। अब से आपके नए आए अध्यक्ष विक्रम का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। आखिरकार वो कंपनी के तहत छोटे कारखानों के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं। अब जब आप कंपनी के नाम पर एक छोटे शेयर होल्डर हो, तो अब आप वापस नारंग एम्पायर की बिल्डिंग में जाकर ऑफिस में बैठ सकते हो। सही कह रही हो तुम, अखिल असहाय होकर हंसा। वैसे भी हमारे परिवार के दिन धीरे धीरे बेहतर होने वाले हैं। और तभी दृष्टि के चेहरे पर भी एक संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई दी। अब उसके चेहरे पर पहले की तरह थकान नहीं दिख रही थी और आखिरकार परिवार में माहौल काफी अच्छा था। दृष्टि, मैंने समाचार देखा जिसमें कहा गया था कि कैसे नए आए अध्यक्ष विक्रम टोकस नए और यंग लोगों को मौका देना चाहते हैं।
आगे बढ़ाना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर ज्वेलरी डिजाइनर्स हायर करने वाले हैं। और तुम तो उसमें एक्सपर्ट हो, तो तुम क्यों नहीं इस बारे में सोचती? जो गहने तुमने डिजाइन किए हैं उन्हें लेकर जाना चाहिए। शिवम ने लापरवाही से एक अखबार को पकड़े हुए कहा। तुम तो दिन भर छोले कुलचे भेजते फिरते हो, तो तुम्हें गहनों के बारे में या इस बिजनेस के बारे में कैसे पता? सिमी ने शकी अंदाज में पूछा। दृष्टि को इस मामले में तुमसे मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। शिवम ने बस एक अजीब सी मुस्कान दिखाई और जवाब में ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि उसकी पत्नी दृष्टि ने अपने कॉलेज के दिनों के दौरान गहनों और जेड डिजाइन में महारत हासिल की थी। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा वो उस स्पेशल करियर को लेकर भी बहुत ही भावुक थी। आखिरकार उसने दृष्टि को अपने कमरे में गहनों के डिजाइन तैयार करने से पहले अनगिनत बार स्क्रैप पेपर की गेंदों के टुकड़े टुकड़े करते देखा था। शिवम को हमेशा से यही लगा कि दृष्टि ने हमेशा एक प्रसिद्ध ज्वेलरी डिजाइनर बनने का सपना देखा था, जो आगे चलकर इंटरनेशनल गहने बनाए। हालांकि दृष्टि उसकी फैमिली के नारंग के आभूषण समूह में केवल एक साधारण कर्मचारी थी। अमिताभ नारंग, जो निदेशक मंडल के प्रभारी थे, उनके द्वारा दबाए जाने के बाद उसके डिजाइन ड्राफ्ट को हमेशा की तरह कभी भी प्रबंधन द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसलिए शिवम ने विक्रम को उपहार के रूप में जीवन भर का अवसर देकर दृष्टि की उस इच्छा को पूरा करने का निर्देश दिया था। दृष्टि ने बुदबुदाया। जैसे ही शिवम के सुझाव ने उसका ध्यान खींचा, शिवम के हाथ से अखबार लेते हुए उसने भर्ती में दिलचस्पी दिखाने से पहले कुछ समय के लिए इसे गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। शिवम का सुझाव बुरा नहीं है, मैं एक बार जरूर तय करना चाहूंगी, दृष्टि ने कहा। ज्वेलरी डिजाइन। लंबे समय तक इस क्षेत्र में अध्ययन करने के बाद हमारी बेटी पहले से ही एक विश्व स्तरीय ज्वेलरी डिजाइनर बन जाती, अगर उसे कंपनी में इतने सालों से बहिष्कृत नहीं किया गया होता। सिमी ने गर्व से कहा, बेटा तुझे जो करना है कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आज तक भाई साहब और अजीत के नीचे दबकर खड़े रहना पड़ता था, उनका समर्थन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। व्यवहारिक तौर पर कुछ और कर नहीं सकते थे। अब उन दोनों के पिक्चर से बाहर जाते ही और कंपनी के विभागों में सत्ता में फेरबदल, इस मौके का फायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं। मैं समझती हूं, दृष्टि ने कहा, क्योंकि वो पहले से ही खुद को इस मौके को आजमाने के लिए मना चुकी थी। शिवम ने खाने का निवाला मुंह में रखते हुए कहा, दृष्टि, क्या तुम्हारे पास पहले से कोई अच्छा आइडिया है? अगर नहीं तो मेरे मन में सच में एक ज्वेलरी डिजाइन का आइडिया है। तुम ये भी जानते हो कि गहने और जेड कैसे डिजाइन किए जाते हैं? दृष्टि ने आश्चर्य से पूछा। शिवम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरे बचपन के दिनों में मेरा शौक हुआ करता था। वैसे मुझे इस बात का हमेशा से अफसोस हुआ है कि मुझे इसके बारे में और जानने का मौका नहीं मिला। शिवम ने सच में अतीत के दिनों में अपने गुरु से गहनों और जेड के बारे में बहुत सी बातें सीखी थी। दृष्टि ने रुचि के साथ कहा, मुझे इसके बारे में बाद में आराम से बताना। खाने के बाद दृष्टि अपने कमरे में लौटी और अपने कबर्ड में से ज्वेलरी डिजाइन के ड्राफ्ट्स के कुछ स्क्रॉल्स निकाले और जाने से पहले शिवम को बोलती हुई गई, शिवम कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आओगे प्लीज? अखिल और सिमी ने हैरत में एक दूसरे की तरफ देखा। वैसे तो शिवम और दृष्टि की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक कभी भी शिवम उनकी बेटी के कमरे में। शिवम ने एक गहरी सांस ली और फिर एक दबी सी मुस्कान लिए दृष्टि के कमरे में दाखिल हुआ और अंदर आते ही उसने देखा कि पूरा कमरा कई शानदार सजावटों से भरा हुआ था। ये है वो ड्राफ्ट जिन्हें मैंने पहले डिजाइन किया था। चलो मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ। इन सब पर एक नजर मारो, इन्हें गौर से देखो और मुझे इनके बारे में अपनी राय बताओ, दृष्टि ने कहा और डेस्क पर दस्तावेजों को रखते हुए चमकती हुई आंखों से शिवम की तरफ देखा। मुझे देखने दो। शिवम ने डेस्क पर रखे दस्तावेजों को उठाया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। ओके, तो इस पेंडेंट की बात करें तो इसकी डिजाइन एक विशेष शैली पर बहुत जोर देती है, जो हार्ट ऑफ द सी की नकल करता है। सही है ना? शिवम ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस जेड पेंडेंट का डिजाइन सुबह के सूरज से प्रकाशित एक देवदार के पेड़ का प्रतीक है।
इस विशिष्ट शिल्प में यथार्थवाद की ओर झुकाव के बावजूद ऐसा लगता है कि ये महान भावना से भरा हुआ है। और इस सोने के हार के डिजाइन को गौर से देखें तो ये क्लासिक्स के लिए सही रहता है और इसके कारीगर को उत्कृष्ट एम्बेडिंग कौशल की आवश्यकता होती है। शिवम, मैंने तुमसे गहनों के बारे में इतनी जानने की उम्मीद नहीं की थी, दृष्टि ने कोमल स्वर में कहा और उसने आज पहली बार शिवम को एक अलग रोशनी में देखा। शिवम बस मुस्कुरा दिया और उसने कुछ और नहीं कहा। दृष्टि ने गंभीरता से कहा, वास्तव में मेरे पास एक ऐसा डिजाइन था जिससे मैं पहले बहुत संतुष्ट थी, लेकिन हमेशा बस सोचती रह गई और मुझे इसे बनाने का अवसर कभी नहीं मिला। गहने के इस डिजाइन के लिए बहुत महंगे हीरे की आवश्यकता होती है और ना तो मेरे पास ऐसी सामग्री का प्रबंध करने की योग्यता थी और ना ही कंपनी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये एक ऐसा डिजाइन है जिस पर मुझे सबसे अधिक गर्व है, हालांकि मुझे अभी तक इसके लिए एक अच्छे नाम के बारे में सोचना है, दृष्टि ने कहा और वो ड्राफ्ट शिवम को सौंप दिया। शिवम ने वो दस्तावेज लिया और उसे ध्यान से देखते हुए उसका गंभीरता से विश्लेषण किया। जितना अधिक उसने डिजाइन को गौर से देखा और देखता रहा, उतना ही उस डिजाइन ने उसे चकित कर दिया। उस ड्राफ्ट का विश्लेषण करने के बाद उसके लिए यह स्पष्ट था कि दृष्टि के पास गहनों के डिजाइन में असाधारण प्रतिभा थी। सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम इसके डिजाइन में एक चाप और उससे भी अधिक बारीक नक्काशी जोड़ सकती हो। सामग्री के संदर्भ में हमारे पास अभी भी उच्च अंत रंगीन हीरे का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा हमें सामग्री की आवश्यकता होगी, आकार में बड़ी होनी चाहिए, शिवम ने सुझाव दिया। मैं जानती हूं, लेकिन क्या इसे बनाना बहुत महंगा नहीं होगा? इसकी लागत के अलावा इसका उत्पादन करना भी बेहद मुश्किल होगा, दृष्टि ने झिझकते हुए कहा। मुझे लगता है सब आराम से हो जाना चाहिए, शिवम ने उसे आश्वस्त किया। तुम्हें बस अपने आप में और अधिक आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता है। इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गहनों के रूप में सोचने का प्रयास करो। दृष्टि ने शिवम को अपनी चमचमाती आंखों से देखते हुए ध्यान से सुना। दोनों ने आधे घंटे तक उत्साह से बातें की। अंत में गहनों के अंतिम डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। दृष्टि ने डिजाइन के ढांचे को देखते हुए एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। ये तो बहुत अच्छा है शिवम, गहनों के डिजाइन के लिए तुम्हारी समझ और जानकारी बहुत ही उम्दा है, दृष्टि ने शिवम की प्रशंसा की। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस डिजाइन को एक कदम के रूप में इस्तेमाल करूंगी और अध्यक्ष विक्रम टोकस को इसका प्रस्ताव दूंगी। लेकिन हम इसे नाम क्या देंगे? दृष्टि ने थपथपाया और कुछ देर सोचा। शिवम ने भी कुछ देर सोचा और सुझाव दिया, विश्व के राजा। दुनिया का राजा? दृष्टि ने पूछा। दुनिया का राजा, दृष्टि ने उत्साह से कहा। मैं यही नाम रखूंगी, विश्व के राजा। ये हैं। और इस तरह दृष्टि ने पेंडेंट के नाम पर फैसला किया। डिजाइन के ड्राफ्ट को जल्दी से छांटते हुए दृष्टि ने अपना प्रस्ताव अध्यक्ष विक्रम को ईमेल के माध्यम से भेजा। उसी दिन अपने परिवार के साथ रात का खाना खत्म करने के बाद आखिरकार उसे जवाब मिला। विक्रम ने ईमेल में कहा, विचार काफी रचनात्मक है, कल कंपनी में आए और मुझसे मेरे ऑफिस में मिले। दृष्टि को उसके डिजाइन के अप्रूवल की खबर मिलते ही उसमें उत्साह की लहर फूट पड़ी। अगले दिन सुबह दृष्टि के बहुत मनाने और रिक्वेस्ट करने पर शिवम भी उसके साथ कंपनी गया। जल्दी ही टैक्सी नारंग एम्पायर टावर पर आ गई और जल्दी ही वो दोनों कार से उतरे और लिफ्ट में आए। वो आखिरकार कंपनी के अंदर आ गए। जैसे ही वो दोनों कार्यालय की इमारत में गए, उन्हें अचानक उपस्थित सभी लोगों की अजीब निगाहें देखने को मिली। दृष्टि, तुम तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो ना? तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? ये कंपनी के मैनेजमेंट विभाग का कार्यालय है। क्या तुम कंपनी में अपनी वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं हो? वहां से गुजरने वाली एक महिला अधिकारी ने दृष्टि को पहचानने के बाद बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा, ओ दृष्टि, क्या तुम्हारी बगल में खड़ा व्यक्ति वो नहीं है जिसने नारंग परिवार को शर्मिंदा किया है? वो कुख्यात निकम्मा दामाद शिवम है ना? नारंग परिवार के एक वरिष्ठ अधिकारी जो एक कार्यालय की कुर्सी पर बैठे थे ने देखा और एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे याद है कि कैसे तान्या ने उसे चेतावनी दी थी कि वो फिर कभी उसके सामने ना आए।
फिर भी तुम उसे कंपनी बिल्डिंग में लाने की हिम्मत कर बैठी। इसका आप में से किसी को भी कोई लेना देना नहीं है, दृष्टि ने बिना कोई रिएक्शन दिए कहा, क्योंकि इस वक्त वो इन गाली गलौच वाले लोगों की परवाह नहीं कर सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो हाथों में ड्राफ्ट लेकर अध्यक्ष के कार्यालय की ओर चल पड़ी। रुको! इस समय कार्यालय की दूसरी ओर से एक परिचित लेकिन शक्तिशाली आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा से एक शानदार हल्के बैंगनी रंग की पोशाक और अन्य महंगे गहने पहने एक महिला धीरे धीरे उनके पास चलते हुए आई। जैसे ही दृष्टि ने अपनी निगाह उस महिला की ओर घुमाई जो चल रही थी, उसने अपना गुस्सा प्रकट किया, लेकिन थोड़ा नर्वस भी महसूस कर रही थी। आखिरकार चलने वाली परिचित महिला नारंग परिवार की ही तान्या नारंग थी। तान्या आज की तारीख में नारंग के आभूषण समूह में डिजाइन विभाग की डिप्टी डायरेक्टर थी। साथ ही वो कंपनी की चीफ ज्वेलरी डिजाइनर भी थी। इसके अलावा वो कार्यकारी निदेशक अमिताभ नारंग की बेटी और करण की बहन भी थी, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से उसे कंपनी में एक महत्वपूर्ण पोस्ट देकर रखी हुई थी। तान्या, कैसी हो? दृष्टि ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए उसका अभिवादन किया। प्लीज स्टॉप इट। तान्या ने उसे हाथ दिखाकर चुप करा दिया और उसके बगल में खड़े शिवम को गुस्से से देखा। तुम अब भी मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो? हाँ? थोड़ी भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? तान्या, आई एम सॉरी। शिवम और मैं आज यहाँ कुछ काम करने के लिए आए हैं, हम जल्द ही जाने वाले हैं, दृष्टि ने घबराकर कहा। दृष्टि को नर्वस देख शिवम ने कहा, दृष्टि, तुम्हें इससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है, कौन हो तुम? मेरे सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तान्या नारंग ने गर्व से अपना सिर उठाया और शिवम को तिरस्कार से देखा। तुम्हारा और मेरा हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है, समझे? और मुझे ताव दिखा रहे हो? दृष्टि कुछ कहने को हुई, जिससे पहले ही तान्या फिर बोल पड़ी। देखो, अब मैं क्या करती हूँ, जिस भी काम से तुम दोनों यहाँ आए हो उसे पूरा नहीं होने दूंगी मैं, समझे? अब देखो। तान्या की बात से दृष्टि थोड़ा घबरा गई, लेकिन शिवम ने शांति से कहा, मैंने तुम्हारी शादी में पहले ही माफी मांग ली थी, जबकि वहां मेरी कोई गलती भी नहीं थी। हिम्मत तो देखो शिवम, क्या तुम भूल गए हो जो मैंने तुमसे कहा था? बगल से अचानक एक गहरी आवाज आई। इस समय दर्श सिंघानिया चलते हुए आया और उसने शिवम और दृष्टि को घृणा के भाव से देखा। फिर उसने एक उच्च और शक्तिशाली रवैये के साथ उपहास किया। क्या तुमने सोचा था कि तुम केवल एक माफी के साथ निपट जाओगे? क्या तुम इन पिछले कुछ दिनों के बाद अपना सरनेम भूल गए हो? क्या तुमने वास्तव में सोचा था कि मैं तुम्हारी घटिया गहनों के कारखानों को बंद नहीं करूंगा? दर्श ने नारंग के ज्वेलरी ग्रुप में बड़ी रकम का निवेश किया था। निदेशक मंडल के सदस्यों में वो भी कार्यकारी अधिकारियों में से एक बन गया था। इसके अलावा वो दिल्ली शहर के द सिंघानिया फैमिली में शीर्ष परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। तान्या ने अचानक दृष्टि के हाथ में ड्राफ्ट वाले बैग को देखा और तिरस्कार के साथ कहा, तुम यहाँ उस भर्ती नोटिस के लिए तो नहीं आई हो जिसे चेयरमैन टोकस ने जारी किया था, है ना? क्या तुम सच में अपने गहने डिजाइन आइडियाज में निवेश करने के लिए यहाँ हो? बहुत अच्छा मजाक है। अपने हुनर की कमी के बावजूद तुम अभी भी एक ज्वेलरी डिजाइनर बनने की कोशिश कर रही हो। पिछले कुछ सालों में तुमने कितने ज्वेलरी डिजाइन तैयार किए हैं? मैंने उन सभी को देखा है, वो सभी कूड़ा करकट हैं। तुम्हारा वर्तमान स्तर तुम जीवन भर भी कोशिश कर लो तो इसमें इन्वेस्ट करने की सोच भी नहीं सकती। तान्या ने व्यंग्य से उपहास किया। दृष्टि, मेरी कंपनी के डिजाइन विभाग के उप निदेशक और मुख्य ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हें इस इमारत को अभी इसी वक्त छोड़ने का ऑर्डर देती हूँ। तान्या ने अहंकार में कहा, तुम्हारा डिजाइन आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया है। तान्या, तुम, मेरी बात तुम ही थी जिसने मेरे पिछले सभी ड्राफ्ट्स को रिजेक्ट कर दिया था? दृष्टि ने घटनाओं के मोड़ के बारे में पूरी तरह से अविश्वास में पूछा। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी आश्वस्त नहीं हो? तान्या ने उपहास किया और गर्व से दृष्टि की तरफ देखा। क्या तुम सच में एक पेशेवर डिजाइनर के रूप में मेरे शब्दों पर संदेह कर रही हो? मैं पूरे दिल्ली शहर में शीर्ष ज्वेलरी डिजाइनर्स में से एक हूँ। दूसरी ओर
तुमने अभी तक किसी भी प्रकार के रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। यहाँ किस बारे में बहस हो रही है? अचानक ऑफिस में एक गहरी और गरिमापूर्ण आवाज सुनाई दी। सबने उस आवाज की दिशा में देखा और पाया कि चेयरमैन विक्रम टोकस अपने कैबिन से निकलकर बाहर आया और उसने धीरे से तान्या और दर्श पर अपनी निगाहें घुमाई। तान्या और दर्श का जो क्षणिक आत्मविश्वास था वो तुरंत ही घबराहट और डर में बदल गया। चेयरमैन सर, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटी सी बात है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कंपनी के नियमों को नहीं समझते हैं, मैं बस उन्हें सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था, दर्श ने कहा। ओह, विक्रम ने दर्श की ओर देखा और पूछा, कौन है जो नियमों को नहीं जानते? दर्श ने तुरंत उत्तर दिया, असल में ये मार्केटिंग विभाग में एक छोटी क्लर्क है और इसका नाम दृष्टि है। ये बिना अनुमति के कंपनी के उच्च अधिकारियों के कार्यालय में आई थी, बस इसीलिए मैं उसे सही तरह से समझा रहा था। इसे मैंने ही मिलने के लिए बुलाया है। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? विक्रम ने शांति से कहा। साथ ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये एक कार्यालय है। एक वरिष्ठ नेता के रूप में आपको क्या लगता है कि आप ऐसी जगह पर हंगामा करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि कोई भी कार्यालय में अनावश्यक शोर करे। अगर भविष्य में ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम दोनों इस ऑफिस से बाहर निकाले जाओगे। ये कहने के बाद विक्रम ने एक मुस्कान के साथ दृष्टि की ओर देखा। विक्रम ने कहा, मिसेस दृष्टि, तो मैंने कल वो डिजाइन आइडिया देखा जो आपने मुझे मेल किया था और मैं काफी प्रभावित हुआ। मेरे ऑफिस में आइए जिससे हम आपके डिजाइन के विवरण के बारे में बात कर सकें। जी धन्यवाद विक्रम सर, दृष्टि ने गंभीरता से कहा और फिर तान्या, दर्श और अन्य लोगों पर ध्यान नहीं देते हुए विक्रम ने आगे की चर्चा के लिए दृष्टि और शिवम को अपने कार्यालय में ले जाने की पहल की। तान्या ने गुस्से से भरे भाव से शिवम और दृष्टि की पीठ की ओर देखते हुए ठिठोली की। उसकी किस्मत उसका साथ दे गई। उसके टैलेंट के साथ वो ऐसे गहने डिजाइन करने की सोच भी कैसे सकती है जिसे चेयरमैन पसंद करेंगे। दर्श ने धीमी आवाज में कहा, अरे चेयरमैन को ज्वेलरी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उन्हें गहनों के डिजाइन के बारे में कुछ भी कैसे पता चलेगा। उन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि चेयरमैन विक्रम दृष्टि की मदद करेंगे और यहाँ तक कि उन्हें पूरे कार्यालय के सामने शर्मिंदा भी करेंगे। अपने बेकार डिजाइनों के लिए दृष्टि का सिर्फ उपहास करने के बाद तान्या को उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसे कंपनी के इतने सारे हायर ऑफिशियल के सामने चेयरमैन ने दृष्टि के डिजाइन की जो तारीफ की उससे लग रहा था। डोंट वरी तान्या, दृष्टि के अनुभव के साथ ये एक चमत्कार ही होगा अगर चेयरमैन ने उसे अपने वर्तमान मानक के साथ इंटर्नशिप की पेशकश भी कर दी तो। नारंग परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक ने दिलासा देते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, दृष्टि को आखिरकार आपके ऑर्डर ही सुनने होंगे। डिजाइन विभाग के प्रबंधकों में से एक ने कहा, बिल्कुल सही तान्या, तुम कंपनी की मुख्य आभूषण डिजाइनर हो। जब समय आएगा तो तुम दृष्टि को सिखा सकती हो कि वास्तविक आभूषण डिजाइन क्या है। तान्या ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कंपनी में अलग दिखने के लिए गहनों के डिजाइन पर भरोसा करना बस एक सपना है। उधर अध्यक्ष के कार्यालय में विक्रम ने व्यक्तिगत रूप से दृष्टि और शिवम के लिए कॉफी तैयार की और उनके सामने कॉफी के कप्स रखे। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, प्लीज आराम से बैठिए। विक्रम अपनी सीट पर लौट आया और एक विनम्र अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं विश्व के राजा के डिजाइन से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे आपसे जो ड्राफ्ट मिला है वो सबसे प्रभावशाली ड्राफ्ट्स में से एक है जिसे मैंने अब तक देखा है। थैंक यू विक्रम सर। शिवम का परिचय कराने से पहले दृष्टि ने उन्हें धन्यवाद दिया। द किंग ऑफ द वर्ल्ड को मैंने और मेरे बगल में बैठे इन्होंने, शिवम, हम दोनों ने डिजाइन किया था। ओह, विक्रम ने इम्प्रेस होते हुए कहा, क्या ये जो यहाँ बैठे हैं ये आपके पति हैं? दृष्टि सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए झिझक गई। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आज यहाँ आपको बुलाया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि आपके गहने डिजाइन को पहले ही निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और कंपनी तैयार उत्पाद का उत्पादन करेगी।
उस समय मैं चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से इसके विकास और अनुसंधान की निगरानी करें। आप उस उत्पाद से संबंधित हर चीज के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगी। मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगी? दृष्टि इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चकित रह गई। वो व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के गहनों की उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी कर सकती थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में सोचने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई थी। लेकिन मैं केवल प्रोडक्शन विभाग की एक कर्मचारी हूं और इस क्षेत्र में मेरा कोई अनुभव भी नहीं है। दृष्टि ने थोड़ा निराश होते हुए कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, विक्रम ने आश्वस्त किया। नारंग के आभूषण समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करूंगा कि आपकी रचनात्मक डिजाइन मेरे स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं। इस प्रकार मैं आपको कंपनी के डिजाइन विभाग के निदेशक और मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में नियुक्त करूंगा। विक्रम ने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने पहले ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, एक बार पढ़ लीजिए और अगर आप इनसे सहमत हैं, आपको सब सही लगता है तो इन पर साइन कर दीजिए और मैं निदेशक मंडल में आज और अभी ही इसकी घोषणा कर दूंगा। सच में, यदि आप चाहें तो आज ही आप निदेशक के कार्यालय में जा सकती हैं। चेयरमैन सर, आप मुझे मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं? दृष्टि के चेहरी होंठ खुले के खुले रह गए, क्योंकि उसे विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसे लगा जैसे वो सपना देख रही हो। विक्रम दृष्टि को न केवल डिजाइन विभाग के निदेशक बल्कि मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में भी चाहते थे। ये कंपनी के डिजाइन विभाग में सर्वोच्च अधिकार के साथ महत्वपूर्ण पद थे। यहां पहुंचने से पहले उसने ऐसे अवसरों को हासिल करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद चेयरमैन से बस इतनी थी कि वो उसे केवल एक ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में रखे। सिर्फ उतने से ही वो संतुष्ट हो जाती। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अपना सपना पूरा कर लेगी और कंपनी के शीर्ष पर पहुंच जाएगी। दृष्टि का सपना तो पूरा होने जा रहा है। विक्रम ने जो प्रस्ताव दिया वो अब भी दृष्टि को एक सपने सा लग रहा था। विक्रम ने इस बात को भांप लिया और दृष्टि की ओर देखकर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह सच है, हालांकि आपको कुछ समय के लिए एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में रखा जाएगा। किंग ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक करने के बाद ही आप पूरी तरह से इस पद को प्राप्त कर पाएंगे। बेशक आप अपनी पोस्ट के सभी अधिकारों का आनंद ले सकेंगे। आखिर में अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो ये कंपनी को भारी मुनाफे के साथ एक मजबूत ब्रांड प्रभाव भी लाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो पोटेंशियल है, मेरी उससे काफी उम्मीदें हैं। आपके लिए ये एक अच्छा मौका इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त रायजादा ज्वेलरी ग्रुप को खास ऊंची क्वालिटी के ज्वेलरी प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है। विक्रम सर, मुझे ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये प्रोजेक्ट सफल हो और मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। आपको मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए शिवम की ओर देखा। ये देखकर कि आपके पति ने आपके साथ किंग ऑफ द वर्ल्ड को कैसे डिजाइन किया है, ऐसा लगता है कि उनके पास भी गहनों के डिजाइन में बहुत अच्छा कौशल है। क्या आप भी ज्वेलरी डिजाइन टीम में शामिल होना चाहेंगे? दृष्टि ने शिवम की ओर देखा और पलकें झपकाई। तुम्हें क्या लगता है? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास ज्वेलरी डिजाइनर बनने के लिए खास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, पर हाँ, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनकर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। 2 मिनट बाद विक्रम टोकस और दृष्टि जोशीले तरीके से ऑफिस से बाहर निकले। उन्हें इतना खुश देखकर कंपनी के बड़े से बड़े अधिकारी सोच में पड़ गए कि अंदर ऐसी क्या चर्चा हुई होगी। ऑलराइट, अटेंशन प्लीज, आप लोग जो कर रहे हैं उसे रोक दें। विक्रम ने कार्यालय में सभी अधिकारियों के सामने खड़े होकर कहा, मैं अब ऑफिशियल तौर पर घोषणा करता हूं कि भविष्य में कंपनी की ज्वेलरी डिजाइन टीम का नेतृत्व हमारी न्यूली प्रमोटेड एक्टिंग चीफ डिजाइनर अधिकारी डायरेक्टर दृष्टि नारंग करेंगी। इसके अलावा अब वो पूरी तरह से डिजाइन विभाग की इंचार्ज हैं। क्या? चीफ डिजाइनर अधिकारी? चेयरमैन विक्रम की बातें सुनने के बाद तान्या ने चौंकते हुए भाव से कहा,
क्या आप मेरे फैसले पर सवाल उठा रही हैं? चेयरमैन विक्रम, आपको नहीं लगता कि ये निर्णय बहुत जल्दबाजी में लिया गया है? अब मेरा मतलब है कि आप सीधा किसी को मुख्य डिजाइन अधिकारी के पद पर कैसे रख सकते हैं? दर्श सिंघानिया ने असंतोष के साथ कहा, इसके अलावा दृष्टि मार्केटिंग विभाग में सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉय थी, उसे तो इस डिपार्टमेंट की कोई नॉलेज भी नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी राय पूछ रहा हूं? विक्रम ने दर्श को देखा। दृष्टि नारंग का ड्राफ्ट डिजाइन मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है। मेरा मानना है कि वो मुख्य डिजाइन अधिकारी बनने के पूरी तरह से योग्य है। वाइस चेयरमैन मिस्टर दर्श सिंघानिया, अगर आपको मेरे फैसले से कोई समस्या है तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वोट देने के लिए बुला सकते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कितने लायक हैं। विक्रम ने दो टूक कहा। चेयरमैन विक्रम, यकीन मानिए मेरा आपके खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है। उससे क्या मिल जाएगा मुझे तो हमारे ग्रुप के विकास की चिंता है, दर्श ने स्पष्ट रूप से कहा। हालांकि उसने विक्रम के फैसले का खंडन नहीं किया, पर वो उस फैसले से सहमत भी नहीं था। विक्रम ने उपहास किया और धीरे से कहा, आपको मेरे फैसले से एतराज है, अच्छी बात है, किसी को तो होना चाहिए, पर अभी मेरे पास एक उससे भी ज्यादा जरूरी बात है जिसकी घोषणा करनी है। मैंने तय किया है कि कंपनी का एक्सपेंशन अब मुख्य रूप से नए डिजाइन की ज्वेलरी बनाने और बड़ी मात्रा में क्रिएटिव डिजाइन ड्राफ्ट्स इकट्ठे में ध्यान केंद्रित करेगा। किंग ऑफ द वर्ल्ड को व्यक्तिगत रूप से दृष्टि नारंग द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे आधिकारिक तौर पर हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स में से एक के रूप में स्थापित किया जा चुका है। ये 10 मिलियन का ज्वेलरी प्रोजेक्ट भी हमारी न्यूली प्रमोटेड एक्टिंग चीफ डिजाइन अधिकारी दृष्टि नारंग ही संभालेंगी। विक्रम ने कठोर अभिव्यक्ति के साथ कहा। इसके अलावा कंपनी अपने नवीनतम ज्वेलरी डिजाइन को जनता के लिए जारी करने के लिए 1 महीने के समय में एक ज्वेलरी प्रदर्शनी का आयोजन करेगी। इस समय के दौरान कंपनी में कोई भी नए ज्वेलरी प्रोजेक्ट विकसित कर सकता है और कंपटीशन में भाग ले सकता है। इस प्रदर्शनी में जो भी पहला स्थान प्राप्त करेगा वो कंपनी का आधिकारिक मुख्य डिजाइन अधिकारी बन जाएगा। तो विक्रम ने एक छोटा विराम लिया और अपनी निगाहें घुमाई और आगे बढ़ने से पहले तान्या और दर्श की ओर एक चालाक मुस्कान की गोली मार दी। अगर आप मेरे फैसले से असंतुष्ट हैं तो आप बोलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। 80 करोड़ का एक ज्वेलरी प्रोजेक्ट? तान्या ने हक्की बक्की होकर पूछा। बिल्कुल नहीं। क्या इस तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दृष्टि जैसे नौसिखिए को देना बर्बादी के बराबर नहीं होगा? वो अब कंपनी की नई एक्टिंग चीफ डिजाइनर अधिकारी हैं। विक्रम की बातों से पूरे ऑफिस में काफी हंगामा मच गया। मौजूद सभी प्रबंधन कर्मचारी बहुत आश्चर्यचकित थे। वो आपस में ही चर्चा कर रहे थे। सबके अलग अलग भाव थे। उन सभी को ईर्ष्या हो रही थी कि दृष्टि को इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभालने का अवसर मिला, लेकिन सामने किसी की भी सीधे चेयरमैन विक्रम टोकस से सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई, जैसे कि दर्श कर बैठा था। ज्वेलरी एग्जीबिशन जिसका प्रचार किया जाएगा। दर्श के साथ नजरों का आदान प्रदान करते हुए तान्या ने जरा राहत की सांस ली। चेयरमैन विक्रम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि मुख्य डिजाइन अधिकारी जिस पर आपकी नजर और उम्मीदें टिकी है, वो आखिरकार ऐसा करने में सफल होने ही नहीं वाली, दर्श ने कहा। तान्या ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, चेयरमैन विक्रम, मैं भी अपनी खुद की ज्वेलरी डिजाइन भेजकर कंपटीशन में हिस्सा लूंगी। जब ज्वेलरी एग्जीबिशन खुलेगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी में सबसे लायक ज्वेलरी डिजाइनर वास्तव में कौन है। विक्रम ने एक भाव रहित मुस्कान के साथ हल्के से कहा, आप सब अब अपने अपने काम पर वापस जा सकते हैं। इतना कहकर वो मुड़ा और अपने ऑफिस में चला गया। इतने लोगों को अपने खिलाफ देखकर दृष्टि का मन एक पल के लिए दुखी हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की और मन में सोचा कि उसे इस ज्वेलरी प्रदर्शन में अपने डिजाइन्स के जरिए खुद को साबित करना है, तान्या से जीतकर बाहर आना है, ताकि वो विक्रम द्वारा दिए गए इस महान अवसर का पूरा फायदा उठा सके। तब तक तान्या ने एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ दृष्टि को ताना मारा। चेयरमैन ने तारीफों के पुल बांध लिए, उसका ये मतलब नहीं कि तुम गलतफहमी में पड़कर आसमान में उड़ने लगो। सच्चाई तो ये है कि तुम में कोई टैलेंट नहीं,
ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिरो और सारी दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ा दे। किसे किसे बेवकूफ बनाओगी? प्रोफेशनल्स का टैलेंट क्या होता है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मुझसे तो तुम सपने में भी नहीं जीत सकती। सिर्फ एक एक्टिंग चीफ डिजाइन ऑफिसर हो तुम। कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट में फैसला लेने का तुम्हें कोई हक नहीं, तान्या ने आत्मविश्वास से कहा। चूंकि दृष्टि को पहले कभी भी गहनों के डिजाइन में कोई वास्तविक अनुभव नहीं था, वो उससे कैसे तुलना कर सकती थी। मैं निश्चित रूप से तुमसे नहीं हारूंगी। दृष्टि ने अपने होठों को काटा और उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। तो बस रुको और देखती जाओ, तान्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। विक्रम की गैर मौजूदगी में दर्श भी दृष्टि का मजाक उड़ाने का मौका कैसे छोड़ता। उसने तान्या से कहा, आपको एक कुएं के तल पर इन दो मेंढकों के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। महंगे और असली गहने दिखते कैसे हैं इन्हें तो ये भी नहीं पता होगा, फिर भी ये करोड़ों के गहनों का एक टुकड़ा डिजाइन करना चाहते हैं। क्या मजाक है। इस बारे में बोलते हुए दर्श ने शिवम को घूर कर देखा और धमकी दी। और तुम, क्या कहा था मैंने तुमसे? मेरी चेतावनी को अनदेखा करने की तुमने हिम्मत कैसे की? अब देखना, ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं तुम्हें कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। जवाब देने के किसी भी इरादे के बिना शिवम ने दर्श को नजरअंदाज कर दिया और दृष्टि के साथ चला गया। गलियारे में शिवम ने दृष्टि का चेहरा देखा। ऐसे खुशी के दिन भी काफी उदास और परेशान दिख रही थी वो। जाहिर है शिवम को उसकी उदासी का कारण भी पता है। उसने उसकी ओर देखा और सलाह दी, इनकी बातों को भूल जाओ। ये वक्त खराब बातें सोच के खुद को नीचे गिराने का नहीं, अपने काम पर ध्यान देकर खुद को साबित करने का है। मौके का फायदा उठाओ दृष्टि, तुम कर सकती हो और मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ। दृष्टि ने गंभीरता से सिर हिलाया। लिफ्ट जब तक ग्राउंड फ्लोर तक आई, दोनों में और कोई बात नहीं हुई। दृष्टि सोच में डूबी है। किस सोच में, ये शिवम जानता है। नीचे आकर दोनों चुपचाप नारंग ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर निकल गए। क्या तान्या और दर्श दृष्टि के आत्मविश्वास को हिला देंगे? दृष्टि ने सिमी और अखिल को फोन पर अपने प्रमोशन की बात बता दी थी। काफी अरसे बाद इस घर के लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिली थी। खुशी मनाने के लिए आज सिमी ने पहली बार अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाया था। खाना नहीं, 56 भोग तैयार कर रखे थे उसने। हमारी बेटी को कंपनी में चीफ डिजाइन अधिकारी की पोस्ट मिल गई है। उसे करोड़ों के ज्वेलरी प्रोजेक्ट का इंचार्ज भी बनाया गया है। मेरा तो नाचने को मन कर रहा है। आज हमारा पूरा परिवार जश्न मनाएगा। सिमी ने खाने की मेज पर खुशी से कहा और अपने हाथों से रेड वाइन की एक बोतल खोली। माँ, मैं इस समय केवल एक एक्टिंग डायरेक्टर हूँ। मेन पोस्ट तो मुझे तब मिलेगी जब मेरे डिजाइन्स सबके मुकाबले में जीत पाएंगे, दृष्टि ने गंभीरता से कहा। अखिल नारंग ने एक गंभीर संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ कहा, दृष्टि, मुझे लगता है इन नए चेयरमैन विक्रम टोकस को योग्यताओं की परवाह नहीं है। वो केवल उन्हें ही बढ़ावा देंगे जिनके अंदर काबिलियत है, क्षमता है। बेटा, ऐसे सुनहरे अवसर हर रोज नहीं मिलते। तुम्हें मिला है तो उसका पूरी लगन और मेहनत के साथ इस्तेमाल करो। क्योंकि हमारे परिवार का नारंग ग्रुप के अंदर ज्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए हमें भी सावधान रहना होगा और भविष्य में लो प्रोफाइल रखना होगा। हाँ पापा, मुझे पता है, दृष्टि ने सिर हिलाया और कहा। अरे हाँ, मैंने ये भी सुना कि शिवम ने कंपनी में फिर किसी को नाराज कर दिया है। सिंघानिया परिवार के उस दर्श ने इसे चेतावनी दी थी कि इसे सबक सिखाएगा, उसके बाद भी इसकी इतनी जरूरत? सिमी ने उदास भाव से कहा। उसी वक्त अखिल ने देखा कि उसका सिगरेट का डिब्बा खाली हो चुका है। उसने शिवम से कहा, शिवम, क्या बाहर जाके मेरे लिए सिगरेट का डब्बा ले आओगे? शिवम ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ गया। घर से कुछ ही दूर चौराहे पर एक छोटी सी दुकान में सिगरेट के 2 डिब्बे खरीदने के बाद शिवम वापस जाने ही वाला था कि एक गाड़ी के जोर से ब्रेक लगने की आवाज आई और एक अचानक ठीक उसके सामने आकर रुक गई। यही है वो शिवम गांधी। शिवम के बारे में बोलते हुए 2 लंबे चौड़े भयानक दिखने वाले आदमी अचानक कार से उतरे और शिवम की ओर ऐसे देखा जैसे उसे कच्चा चबा जाएंगे। शिवम ने जरा हैरानी के साथ पूछा, क्या तुम लोग यहाँ मेरे लिए आए हो?
तुझे क्या लगता है इसके पहले कि शिवम कुछ सोच समझ पाता, उस आदमी ने उसके चेहरे की ओर एक मुक्का जड़ने के लिए अपनी मुट्ठी हवा में उछाली। आधे सेकंड के अंदर ही अंदर शिवम खुद पर होने वाले उस हमले को भांप लेता है और खुद को बाल बाल बचने में सफल होता है। दोनों हमलावरों की तेजता और गति को देखते हुए उसे एहसास हो गया था कि ये दोनों किसी के भेजे हुए भाड़े के लड़ाके थे, जिन्होंने लड़ाई में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रखी थी। जैसे ही दोनों आदमियों ने बाघों की तरह भयंकर भाव प्रकट किए, वो दोनों तरफ से एक साथ शिवम की ओर दौड़े और उसके घुटने पर भयानक लात मारी। बगल की ओर झुकते हुए शिवम ने अपने शरीर को घुमाते हुए और अपने पैरों को उन दोनों की ओर घुमाते हुए जवाबी कार्रवाई की। उसी पल हवा की एक जोरदार आवाज आई और उसके साथ कुछ टकराने की। क्योंकि उनके वार खाली गए, लेकिन शिवम अपनी एक एक टांग से उन दोनों की टांग पर वार करने में सफल हुआ। पलक झपकते ही दोनों आदमी कई मीटर दूर उड़ गए और ठंडी कठोर जमीन पर जोरदार टक्कर और आवाज के साथ जोर से गिरे। उन दोनों धूर्त आदमियों ने मन ही मन अपने इस हालात को श्राप दिया जिसने उन्हें शिवम के पास भेजा। इस नौकरी को स्वीकार करने के पहले वो वास्तव में मानते थे कि उन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं। शिवम के कौशल को इन दोनों ने ही काफी कम आंक लिया था। तुम दोनों को यहां किसने भेजा, बोलो? शिवम, जो अभी तक इन दोनों आदमियों के प्रति भावहीन था, अचानक उनकी तरफ ठंडी और तीखी नजर का चुभ जाने वाला तीर छोड़ता है। उसकी आंखों में सवार खून देखकर और ठिठुरन भरी आवाज सुनकर उन दोनों गुंडों की रूह कांप गई। ये देख शिवम ने उन पर निगाहें और पैनी कर दी। तक्षक महल के वंशज के रूप में वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि अनगिनत लोग उसके ठिकाने की तलाश में थे। यही वजह है कि वो अपने पीछे कभी कोई ऐसा सुराग नहीं छोड़ता था जिसका इस्तेमाल उसके दुश्मन उसका पता लगाने के लिए कर सकते थे। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, ये क्षेत्र वो शहर था जहां दृष्टि का परिवार रहता था। उनमें से एक गुंडे ने कांपती हुई आवाज में कहा, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो बस हमारे बॉस के ऑर्डर पे काम करते हैं। दूसरे गुंडे ने उतनी ही खौफ के साथ कहा, और हमें ऑर्डर देने वाले भाई जी हैं, इसलिए बेहतर है कि आप लापरवाही से काम ना करें, वरना वो आपका जीना मुश्किल कर देंगे। शिवम को पहले जरा हैरानी हुई, फिर उसने एक पल के लिए सोचा, गाजियाबाद का जगनपुरी? हाँ, हम गाजियाबाद जिले के भाईजी जगनपुरी के लिए काम करते हैं। चूंकि आपने भाईजी की उपाधि के बारे में सुना है, इसलिए आपको अपने कदम जरा फूंक फूंक कर रखने चाहिए। जब उन गुंडों में से एक ने देखा कि शिवम ने भाईजी यानी पुरी के नाम के बारे में सुना है, तो उसका स्वर और भी कठोर हो गया। शिवम ने एक व्यंग्य भरी हंसी हंसी। जगनपुरी गाजियाबाद जिले का लोकल डॉन काला बाजार में कई गैर कानूनी व्यवसायों के नियंत्रण में था। न केवल उसके पास धन और प्रभाव दोनों थे, बल्कि दिल्ली शहर में भी उसके अत्याचारों के काफी खौफनाक चर्चे थे। पुरी ने तुम दोनों को यहाँ क्यों भेजा? शिवम ने गरजते हुए पूछा। दोनों गुंडों की घिघियां बंद गई। जाहिर था कि वो शिवम के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। खौफ एक बार फिर उनकी आंखों में हिलोरे मारने लगा और साथ आई एक झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज। मेरे धैर्य को चुनौती मत दो। जब उन्होंने महसूस किया कि नुकीले खंजर सी आंखें उन्हें घूर रही है, तो उनमें से किसी ने भी उसे सीधे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। चारों ओर से घिरे चूहे की तरह घबराए हुए उन्हें एहसास हो गया था कि यहाँ से भागना मुमकिन नहीं है और कोई चारा नहीं है। ये सोचकर दोनों में से एक गुंडे ने सर झुकाकर कहा, भाई जी ने हमें एक दिन छतरपुर जिले पर निगरानी रखने का आदेश दिया था। हमें ऑर्डर मिला था कि दृष्टि नारंग के परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर निकले, हम उन्हें बांध कर उठा लें। वो हाथापाई करे तो उन्हें वहीं खत्म कर दें। भाई जी उन्हें उठवाकर उनके साथ क्या करना चाहते हैं, इसका हमें सच में अंदाजा नहीं। मुझे पुरी के पास ले चलो, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। उसे लग रहा था उसे दृष्टि के परिवार को जल्दी ही किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा, क्योंकि छतरपुर में दुश्मनों की नजर अब उन पर थी। भले ही इन गुंडों ने तक्षक विद्या सीख रखी है, पर शिवम के सामने ये नौसिखिए थे। इस बात से शिवम को एहसास हुआ कि प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया के लोगों को अभी तक उसके ठिकाने का पता नहीं चल पाया है। शिवम ने फैसला कर लिया कि वो जगनपुरी से मिलेगा और इन सब के पीछे जो भी है वो उसे ढूंढ कर रहेगा।
शिवम की शक्तिशाली मार्शल पावर को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद दोनों गुंडों ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी ढंग से शिवम को साथ लेकर वहां से चल दिए। 20 मिनट बाद गुंडों के नेतृत्व के बाद शिवम स्काई टावर की तीसरी मंजिल तक जाने के लिए आगे बढ़ा। कुछ देर बाद शिवम ने खुद को एक निजी बड़े कमरे में पाया। उज्जवल रोशनी वाले कमरे के बीच में एक सम्मेलन की मेज के दूसरे छोर पर एक दुबले पतले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ एक भयावह उपस्थिति बैठी थी। एक फूलदार कमीज पहने वो लगातार अपने हाथ में रुद्राक्ष की डोरी डालकर खेल रहा था। मैं निश्चित रूप से आपकी हिम्मत से प्रभावित हूँ, मेरे आदमियों को पीटने और फिर भी मेरे पास आने की हिम्मत करने के लिए। आप जगनपुरी हैं, है ना? मेरे पास गुंडे भेजने के लिए किसने आपको ऑर्डर दिया? शिवम ने शांति से पूछा। हाँ, पुरी ने तिरस्कार से भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा, दिल्ली शहर में काफी साल रहा, पर तुम्हारे जैसा बेवकूफ कभी नहीं देखा। मेरे क्षेत्र में दौड़ने के बाद भी तुमने इतना अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? क्या लगता है तुम्हें? हो कौन तुम? तुम्हारे पास स्वर्ग का रास्ता था, फिर भी तुमने नरक का चुना। पुरी के 30 से अधिक आदमी टेबल के नीचे से 1 मीटर से अधिक लंबी स्टील की छड़ें निकालने के लिए आगे बढ़े और शिवम की ओर दौड़ पड़े। उनकी प्रत्येक गतिविधि तेज लेकिन हिंसक थी। जैसे ही उन्होंने अपनी स्टील की छड़ें शिवम की खोपड़ी की ओर घुमाई, ऐसा लगा जैसे शिवम की मौत आज निश्चित है। क्या होगा शिवम का? क्या वो स्काई टावर से जिंदा निकल पाएगा? एक आदमी ने उसकी ओर एक लोहे की छड़ फेंकी, पर इसके पहले कि वो शिवम को छूती, उसने उसे हवा में ही पकड़कर कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। अगले ही पल में वो बिना किसी हिचकिचाहट के उन आदमियों की भीड़ में आगे बढ़ा। कमरे में हवा के झोंकों को भड़काते हुए शिवम उन आदमियों के इर्द गिर्द बिजली की तरह चक्कर लगाते हुए उन पर हमला करने लगा और सबको चकमा दे दिया। उसकी हरकतें इतनी तेज थी कि नंगी आंखों से केवल उसके बाद के चित्र देखे जा सकते थे। चारों ओर सिर्फ टकराने की आवाजें आ रही थी। जमीन से लोहे की छड़ों में से एक को उठाकर शिवम ने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। अपने विरोधियों को जवाबी कार्रवाई का कोई मौका नहीं दिया। इस लड़ाई के दौरान दर्जनों लोग शिवम के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं लगा पाए, लेकिन शिवम उन पर लगातार हमले किए जा रहा था। बोल! शिवम ने जगनपुरी को ठंडी मगर क्रोध भरी नजर से देखा। किसके कहने पर तू ये कर रहा है सब? ये पुरी अपनी सीट पर सहमा सा बैठा था। उसकी आंखों के सामने जो हुआ वो अब भी वो हजम नहीं कर पा रहा था। शायद वो विश्वास ही नहीं करना चाह रहा था कि कोई ऐसा आएगा जो उसे हिला के रख देगा। उसे जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार शिवम गांधी एक मामूली आदमी और निकम्मा दामाद था, और जो जमीन पर पड़े थे वो निर्दयी हिंसक गुंडे कई जान ले चुके थे, खून का स्वाद चख चुके थे और कोई उन्हें आज तक छू भी नहीं सका था। इतने सालों तक अनगिनत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के बाद आज उन्हें शर्मनाक हार मिली। शिवम जैसे आदमी ने उन्हें एक पल में धूल चटा दी। इस समय पुरी को ऐसा लगा जैसे उसने अपने पैर के अंगूठे को लोहे की प्लेट के नीचे दबा दिया हो। तुझे क्या लगता है, जरा सी मार्शल आर्ट क्या सीख ली, मेरे आदमियों को हरा दिया तो मुझसे बड़ा डॉन हो गया तू? अपने हाथ से सिगार फेंकते हुए पुरी जोर से चिल्लाया, मेरे एरिया में मेरे साथ खिलवाड़ करके तू मौत को बुलावा दे रहा है। शिवम ने निडरता और बिना भाव के साथ कहा, कोशिश करके देख ले। उन शब्दों को सुनकर पुरी की भौहें थोड़ी फड़क गई। जबकि वो कई सालों से अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा था, पर कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जिसने बंदूकों का सामना करते हुए इतनी निडरता से जवाब दिया हो। ऐसा है तो तेरी इच्छा पूरी किए देता हूं। पुरी ने ये कहकर क्रूरता से अपने दांत पीस लिए और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच दिया। गोली चलने की आवाज हवा में गूंजी। ठंडी स्टील बैरल से चमचमाती बुलेट धुएं के गुबार के साथ तेजी से शिवम की दिशा में निकली। पर हैरानी की बात यह थी कि गोली के आवाज के साथ ही डरने के बजाय शिवम ने अचानक अपने भावहीन चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान प्रकट की। उसने एक हरकत की और पल भर में ही अपनी जगह से गायब हो गया, अपने पीछे केवल एक छवि छोड़कर। नतीजतन शॉट अपने लक्ष्य से चूक गया।
ये पुरी के विश्वास से परे था। वो भौचक्का रह गया। पलक झपकते ही शिवम अचानक एक भूत की तरह पुरी की तरफ आ गया था। शिवम ने पुरी का ऐसा हाल किया था कि उसका गुलाबी चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके आदमी तो दूर, शिवम उसकी गोली तक को चकमा दे देगा, वो भी इतनी फुर्ती के साथ। इतना ही नहीं, शिवम ने उसे निशस्त्र भी कर दिया था। शिवम खतरनाक तरीके से धीरे धीरे पुरी की ओर चलने लगा। क्या क्या क्या, क्या चाहते हो? मेरे करीब मत आओ। पुरी ने गिड़गिड़ाते हुए जैसे ही चिल्लाकर ये कहा, उसकी आंखों में ऐसा खौफ दिखा जैसे उसके सामने इंसान नहीं शैतान चल कर आ रहा हो। गलत मत समझो शिवम भाई, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। कसम से मैं तो बस चेतावनी देना चाहता था। चेतावनी? पुरी को अपनी किए पर पछतावा होने लगा। उसने कुछ सोचा, फिर शिवम की ओर उसकी आंखों में देखा। क्या आप एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट हैं? पुरी ने झिझकते हुए पूछा। ओह! शिवम जरा चौंका, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जगनपुरी के पास प्राचीन मार्शल कलाकारों का ज्ञान होगा। तुम प्राचीन मार्शल कलाकारों के बारे में भी जानते हो? मतलब है मुझे लगा ही था। पुरी खुद से ही ये सोचकर बड़बड़ाया कि इस बात में कोई ताज्जुब नहीं कि वो शिवम से हार गया। एक वक्त पर पुरी ने पड़ोसी प्रांत में एक पहुंचे हुए नामी आदमी से दोस्ती की थी और उससे कुछ प्राचीन मार्शल आर्ट सीखे थे। उन कौशलों के साथ वो 1 दर्जन अंगरक्षकों को मात्र चाकू से आसानी से नीचे गिरा सकता था। हालांकि वो अभी भी शिवम की तरह काबिल नहीं था। बिग बॉस के अनुसार शक्तिशाली प्राचीन मार्शल आर्ट विशेषज्ञ बेहद तेज प्राणी थे जो आसानी से गोलियों को चकमा दे सकते थे। इसलिए उसने पुरी को चेतावनी दी कि यदि उनसे कभी भी उसका सामना हो तो उनसे निपटने के लिए कभी भी बंदूक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसे ये भी सीख दी गई थी कि प्राचीन मार्शल कलाकारों के पीछे जो शक्तियां होती है उन्हें कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। उन चेतावनियों को याद करते हुए पुरी ने घुटने टेक दिए और विनती की, मास्टर शिवम, दया कीजिए। मैं अंधा था जो आपको पहचान नहीं सका। मैंने भी कभी आपको किसी भी तरह ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। ये सब उस सिंघानिया की वजह से हुआ, उसी का किया धरा है ये। शिवम ने स्थिति के तारों को जोड़ा और ठंडे भाव के साथ पुरी से पूछा, सिंघानिया परिवार ने तुम्हें ये करने का ऑर्डर दिया था? हाँ, उसी दर्श सिंघानिया ने मुझे आपको अगवा करने का आदेश दिया था। अभी समझ आ रहा है कि उसने मुझे हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। पुरी ने दांत पीसते हुए कहा। दर्श सिंघानिया ने मुझे आज दोपहर भोजन के लिए आमंत्रित किया और मुझे 2 तस्वीरें दी और साथ में आदेश दिया कि अपने आदमियों के हाथों में इन सभी तस्वीर वाले लोगों को अगवा करवाऊं। बदले में मुझे 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया। फोटो कहाँ है? शिवम ने बीच में ही पूछा। पुरी ने अपनी जेब से 2 तस्वीरें निकाली और उन्हें शिवम को सौंप दिया। एक दृष्टि के पूरे परिवार की तस्वीर थी, जबकि दूसरी सिर्फ शिवम की। तस्वीरों को देख शिवम का खून खौल उठा। उसने कहा, बोलते रहो। इन सबको अगवा करने के बाद दर्श ने तुम्हें क्या करने के लिए कहा? मैंने बस अगवा करने के प्रस्ताव को माना। आगे क्या करना है वो कदम सिर्फ दर्श का होने वाला था। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, मैंने भी दिमाग चलाया। मैंने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। क्या आप वो रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे? पुरी ने गंभीरता से पूछा। फिर उसने झुककर विनती की, मास्टर शिवम, आपको ठेस पहुंचाने का मुझे बहुत पछतावा है। मुझे सच में अंदाजा भी नहीं था कि मेरा पाला आप जैसे महान इंसान से पड़ेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। शिवम शांति से कहता है, मुझे वो रिकॉर्डिंग दे दो। पुरी ने शिवम को वो पेन सौंप दिया जिसमें एक रिकॉर्डर लगा था। उस रिकॉर्डर में वो सारी बातें मौजूद थी जो दर्श ने पुरी के साथ सौदा करते वक्त की थी। पेन के ऊपर लगा बटन दबाते ही बातचीत की रिकॉर्डिंग बजने लगी। शिवम ने शुरुआती बिना मतलब की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपहरण के बारे में बातचीत पर पूरा ध्यान दिया। उस शिवम गांधी की जिंदगी बर्बाद करनी है तुम्हें जगन। इनाम में 1 करोड़ मिलेंगे।
पर आपने तो भी कहा कि शिवम गांधी नारंग परिवार का निकम्मा दामाद है। 1 करोड़ खर्च करने लायक है वो? कहीं कोई और बात तो नहीं? मैं शिवम खून खोल उठा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।